हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। सब कुछ जो है बिल्कुल सेट है। हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास शुरू। मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है और साथ साथ में आप लोगों को जो है वीडियो भी सही नज़र आ रही है। एक बात। दूसरी बात, आप लोग लैपटॉप से भी एक्सेस कर पा रहे हैं इस कोर्स को। कम ऑन टेल मी, कंफर्म कर दो। यस, लैपटॉप पे भी चल रहा है। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें लैपटॉप पे देखना है, भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, पहले ट्राई तो कर लिया करो, सीधा मेरे पास आ जाते हो। चलो, हम बच्चों बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे ऑडिट की। बहुत सारे प्यारे प्यारे नोट्स बना के लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, जरा साथ में मेरे साथ अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो भाइयों, अब हम लोग एक्चुअली में ऑडिट के अंदर बिल्कुल बढ़िया से एंट्री ले रहे हैं और आप लोग इसमें मेरा फुल ऑन साथ देने वाले हैं। अभी तक आपको ऑडिटिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चल चुकी हैं? हमें पता चल चुका है कि भाई ऑडिट एक्चुअली में होता क्या है। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की बात करूं, एक मिनट में नोट्स खोल लूं मैं जल्दी से। हाँ जी, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले ऑडिट की बात करूं तो उसकी मेन डेफिनेशन यही है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। कम ऑन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कोई भी हो, और याद रखिएगा हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कम ऑन, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। टू एक्सप्रेस एन, हाँ जी, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। ओके बच्चों, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। जिसको ब्लर वीडियो नज़र आ रही है, इंटरनेट थोड़ा सा चेक करवा लो, बाकी सबको बिल्कुल सही वीडियो जो है वो नज़र आ रही है। ओके, आ जाओ जी, चलते हैं ज़रा आगे और देखने की कोशिश करते हैं ज़रा। हमने बच्चों डेफिनेशन का एनालिसिस करा। क्या हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग याद है? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स। बस बेटा, अब सारी बातें छोड़ दो। क्या हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग याद है? जल्दी बोलो। क्या हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग याद है? जल्दी बोलो। यस, ये बच्चों ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमने बिल्कुल भी भूलने नहीं हैं और आपने अब पूरी जिंदगी जो है ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। आ जाओ, मैं आपको याद दिलाता हूं बच्चों, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है। रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, हाँ जी, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पहली बात, ये बात क्लियर है? कम ऑन, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा जी, दूसरी बात, क्या करना होता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों एक बात और करनी है, वो है रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। तो आप ये वर्ड्स याद रखेंगे, RAORC, रीजनेबल एश्योरेंस, उसके बाद ओपिनियन एंड रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। कम ऑन गाइज, RAORC, कम ऑन, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कम ऑन, आ जाओ जी। अच्छा, प्लीज प्लीज अब फोकस करो बच्चों, प्लीज फोकस करो, प्लीज फोकस करो। मेरी तरफ से इंटरनेट बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा बार बार बोल रहा है सर आपका इंटरनेट सही नहीं है। भाई यहाँ पे 300 MBPS का कनेक्शन ले रखा है मैंने, 300 MBPS का। तो प्लीज एकदम भी चिंता ना करें, ठीक है, साथ में जुड़े रहें प्लीज। हमारे पास ओपिनियन वाली बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था? हमने इन सारे वर्ड्स का पोस्टमार्टम करना शुरू किया था। रीजनेबल एश्योरेंस याद है आपको? रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, 100% गारंटी नहीं है। कम ऑन, 100% गारंटी नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब मैंने आपको यह भी बताना है कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ही क्यों दे पाता है। इसके पीछे के भी रीजंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता है हमें? यस पता है। मटेरियल का मतलब पता है बच्चों? मटेरियल का मतलब पता है? मटेरियल का जल्दी बताओ, मटेरियल का मतलब पता है? यस सर, बिल्कुल पता है। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल बेटा वो होता है जो किस पे इंपैक्ट डाल सकता है? जो इंपैक्ट डाल सकता है ऑन द इकोनॉमिक डिसीजन, ऑन द इकोनॉमिक डिसीजन। इज दैट क्लियर? बोलिए, बोल दो बेटा। अच्छा जी, फिर उसके बाद बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या आपको मिसस्टेटमेंट का मतलब पता है? क्या आपको मिसस्टेटमेंट का मतलब पता है? यस। कैसे शुरू करेंगे? डिफरेंस किसमें? रिक्वायर्ड और एक्चुअल में। रिक्वायर्ड एज पर FRF, एक्चुअल इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे साथ हो सब बच्चे, साथ में हो। रिक्वायर्ड एज पर FRF, एक्चुअल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और चार बातें क्या बोलोगे? ACPD। व्हाट इज ACPD? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। डन, बोल दो। अच्छा जी, आइए अब जरा आगे चलते रहते हैं और बच्चों कुछ चीजें देखते हैं। तो हमने मटेरियल समझ लिया, मिसस्टेटमेंट समझ लिया। अच्छा, मिसस्टेटमेंट किस किस कारण से हो सकती है? मिसस्टेटमेंट किस किस कारण से हो सकती है? फ्रॉड और एरर। फ्रॉड और एरर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। पकड़े जाने के चांसेस कहां पे कम होते हैं? किस चीज के पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं? कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। फ्रॉड के पकड़े जाने के चांसेस बेटा कम होते हैं, एरर के पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ओके, बोल दो। अच्छा जी, देन उसके बाद मटेरियल हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई कोई भी चीज़ अगर रीजनेबली एक्सपेक्टेड है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? मटेरियल बोल देते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने बच्चों कल एक बात पढ़ी थी कि टाइप्स ऑफ ओपिनियन, याद आ रहा है आपको? टाइप्स ऑफ ओपिनियन पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ ओपिनियन में हमने क्या देखा? अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड को एक नाम और दिया जाता है क्लीन ओपिनियन। तो मॉडिफाइड को डर्टी ओपिनियन बोल लूं? फिर लिख मत आना पेपर में डर्टी ओपिनियन, दुष्टो आ जाओ। फिर मॉडिफाइड ओपिनियन को बच्चों हमने दो पार्ट्स में बांट दिया था। कौन से वो दो पार्ट्स थे? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑब्टेन, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर जब एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, या फिर जब एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। याद है बातें? जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हम चेक करते थे अगर उसका इंपैक्ट परवेजिव है। अब परवेजिव क्या है? ऑडिट में परवेजिव हम लोग यूज करते हैं इफेक्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताने के लिए। ये सारी बातें याद रखना, इफेक्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताने के लिए। तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इफेक्ट परवेजिव है तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? एडवर्स। दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है? पूरी की पूरी दाल ही काली है। और यहां पे हमारी दाल क्या है बेटा? यहां पे हमारी दाल क्या है? कम ऑन टेल मी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा इधर देखिए, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन परवेजिव नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन परवेजिव नहीं है, तो कौन सा ओपिनियन जाता है? कम ऑन, क्या बोलती पब्लिक? क्वालिफाइड ओपिनियन जाता है। दाल में कुछ काला है। आ जाइए। देन सेकंड पार्ट हमारे पास आता था कि ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया। सर आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं समझाया। बेटा ऑडिट एविडेंस का एक चैप्टर है, वहां समझेंगे। जया पूछ रहे परवेजिव का क्या मतलब है? जया फर्स्ट क्लास है क्या तुम्हारी? बोलो जया। हाँ हाँ फर्स्ट क्लास में आई हो। हाँ अभी समझाऊंगा, 2 मिनट उसको भी रिवाइज करा दूंगा। इधर देखो प्लीज जरा ध्यान से, एवरीवन फोकस। सो अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए और इंपैक्ट परवेजिव है तो बेटा हम क्या बोल देंगे? डिस्क्लेमर। इस डिस्क्लेमर के नीचे इनविजिबल इंक से क्या लिखा है? बेटा हमसे ना हो पाएगा। क्यों? हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। राइट? अच्छा एविडेंस नहीं है लेकिन इंपैक्ट परवेजिव नहीं है, एविडेंस नहीं है लेकिन इंपैक्ट परवेजिव नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? कमॉडल में जल्दी बोलिए। क्वालिफाइड। क्या हमने इन चारों के एग्जांपल्स भी लिए थे? क्या हमने इन चारों के एग्जांपल भी लिए थे? पहला एग्जांपल बच्चों, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री की वैल्यू में गड़बड़ है। इन्वेंट्री छोटा सा अमाउंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन फिर भी परवेजिव इंपैक्ट नहीं रखती है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू में गड़बड़ है और इन्वेंट्री सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हम लोग क्या बोल देंगे? एडवर्स ओपिनियन। क्या बोलती पब्लिक? आ जाओ। देन अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, क्योंकि आप लोग एक सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। सोच के देखो, आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं और उसके अंदर आपने अपनी सब्सिडरी को ही कंसोलिडेट नहीं किया। भाई ये छोटी मोटी गलती है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल गए होंगे? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल गए होंगे बाबू। तो इसलिए यहां पे कौन सा ओपिनियन जाएगा? एडवर्स ओपिनियन जाएगा। ऐसे ही ऑडिटर कह रहा है कि साहब आपने एक इन्वेस्टमेंट करी थी फॉरेन एसोसिएट के साथ, आपने एक इन्वेस्टमेंट करी थी फॉरेन एसोसिएट के साथ, मैं उसका एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया और उसका इंपैक्ट परवेजिव नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट में, ऑडिटर के थॉट में उसका इंपैक्ट परवेजिव नहीं है, तो बेटा बताओ कौन सा ओपिनियन जाने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे भी जाएगा क्वालिफाइड। कौन सा? क्वालिफाइड। अच्छा नीचे देखो, ऑडिटर ने क्या बोला? ऑडिटर कह रहा है कि साहब ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा हूं, किसके लिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट, जो 90% ऑफ द एसेट को रिप्रेजेंट करता है, जो 90% ऑफ द एसेट को रिप्रेजेंट करता है। परवेजिव है कि नहीं है? परवेजिव है कि नहीं है? परवेजिव है। एंड देयरफॉर क्या करने वाला हूं मैं? क्या बोलती पब्लिक? डिस्क्लेमर। इजी इजी इजी, रिवीजन चल रही है दोस्तों पिछले क्लास की। आ जाओ। तो हमारे पास ये ओपिनियन वाली बात हो गई थी कंप्लीट। जया अब सुन लेना बेटा, परवेजिव का मतलब क्या हमने लास्ट क्लास में बच्चों समझा था? ऑडिट में परवेजिव वर्ड यूज होता है इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताने के लिए। इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने के लिए। क्या ये बात क्लियर है सबको? जल्दी बोलिए। ऑडिट में परवेजिव वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं बेटा? ताकि हम लोग इफेक्ट ऑफ क्या बता पाए? इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट बता पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आ रहा है। मैं थोड़ी आपकी विंडो सही कर रहा था। क्लियर है बात? जल्दी बोल दो। अच्छा जी, अब मेरी बात को सुनिएगा। एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव है या नहीं, ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करती है, यानी ऑडिटर की ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। ओके, अब ऑडिटर अपनी जजमेंट में किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करता है? देखिए, एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव होगी इफ इट इज जनरली स्पीकिंग, इफ इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिंगल आइटम, इफ इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिंगल आइटम। ओके, अब मेरी बात सुनना बच्चों, जरा बहुत ध्यान से सुनना, करेक्ट इनकरेक्ट पूछूंगा। इवन
इफ अ मिसस्टेटमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल, इवन इफ अ मिसस्टेटमेंट, ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से, even if a misstatement is confined to a single item, even if a misstatement is confined to a single item, still it can be pervasive. Yes or no? बहुत ही बढ़िया, क्या स्पीड है, क्या स्पीड है, क्या स्पीड है। आंसर इज यस। एक सिंगल आइटम तक कन्फाइंड मिसस्टेटमेंट भी मटेरियल हो सकती है। अब आगे की बातें, वेरी गुड प्राशु वेरी गुड। इफ इट रिप्रेजेंट्स, सबने वो कीवर्ड निकाल के लाना है। वेरी गुड बच्चों, सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बातें कल हमने समझ ली थी। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, बोल दो। थलज बेटा खोए खोए लग रहे हो, रिवाइज नहीं करना, आ जाओ साथ में। हाँ जी, चलो बेटा साथ चलते रहो। और देखो, रिवीजन मैं आपकी पहले करा रहा हूं अब क्लास में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस ना हो। आइए फिर उसके बाद डिस्क्लोजर्स बच्चों हम लोग कब मानते परवेजिव होंगे? व्हेन दे आर फंडामेंटल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हेन दे आर फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके डाउट्स में ले लूंगा क्लास के बाद अलग से बैठ के, डोंट वरी एट ऑल, अपने डाउट संभाल के रखिए, हम क्लास के बाद ले लेंगे। यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलिए, सबको क्लियर है बच्चों यहां तक? कम ऑन, पक्का। चलिए जी, शुरू करते हैं। अब बच्चों हम आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी बोलिए, आ जाओ जी। गाइस, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक कंपनी है, ये उस कंपनी के बड़े बुजुर्ग लोग हैं। ये उस कंपनी के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, यानी जो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं। मनीषा जी अपना स्पीकर्स चेक कीजिए, बाकी सब बच्चों को ठीक आ रही है बेटा? हाँ जी, मेरी तरफ से आवाज़ ठीक आ रही है ना सबको? हाँ जी, ये एक कंपनी है और ये कंपनी के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो उस कंपनी को डायरेक्शन देते हैं। फिर इनके डायरेक्शन पे ये लोग जो हैं, ये कंपनी के लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, यानी डायरेक्शंस पे काम करते हैं। और ये बेटा दिहाड़ी मजदूर इंटर्न्स हैं, राइट। ये कंपनी में और जो मिसलिनियस काम होते हैं वो सब करते रहते हैं। सुनिएगा जरा प्लीज, ये कंपनी है, ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये कंपनी की क्या है बेटा, जल्दी बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सर ये गोल चक्कर सा क्या बना रखा है? अभी के लिए एक वर्ड दे रहा हूं बच्चों, ये कंपनी का इंटरनल कंट्रोल है। मैं इसको समझाऊंगा बहुत डिटेल में, बिल्कुल चिंता ना करें। ये कंपनी का क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। इंटरनल कंट्रोल है। ओके, अच्छा जी। और ये बच्चों कौन है, जरा ध्यान से देखो इसको। ये कौन है बेटा? ये है नन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, द ऑडिटर। बोलिए कौन है बेटा? ऑडिटर। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी इन लोगों की है। ओके, बोल दो हाँ के ना। और ऑडिटर ने क्या करना है, अब आपको मोटे मोटे तौर पे समझ आ गया ना। ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने या नहीं। बताइए, इतनी बात समझ आती है? बोलिए। अब ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो डायरेक्शन देते हैं, आज से बच्चों में इनका नाम रखेंगे TCWG। TCWG, जैसे दादाजी, मामा जी, बुआ जी, वैसे बेटा TCWG। अब ये TCWG कौन होते हैं बेटा? TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। आप मत लिखिए, आप मुझे सुनिए बच्चों, आप मुझे सुनिए। जितना मुझे सुनेंगे आप लोग और उसके बाद जितना घर पे लिखेंगे आप लोग, उतना कामयाब होंगे। क्लास में लिखोगे, सुनोगे नहीं भाई साहब, दिमाग जो है सिर्फ लिखने में लगा रहेगा। प्रिंटर बनना चाहते हो? प्रिंटर नहीं ना? आ जाओ मेरे साथ बच्चों, मेरे साथ एवरीवन, प्लीज 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 प्लीज। बस भाई आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहा है ना, उल्टे सीधे, सर कल के नोट्स नहीं आए, अरे थम जाओ, अभी क्लास में पढ़ लो, फोकस कर लो। यहाँ पे आओ, सुनो जरा ध्यान से बच्चों प्लीज। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ये कौन होते हैं बच्चों? प्लीज जरा ध्यान से देखना। ये वो लोग हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन की। सर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या होता है? इधर देखो प्लीज, इधर देखो। स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या होता है? सोचो बेटा सोचो। टाटा कंपनी, टाटा ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड कर रही है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन में आना है। इज दिस अ बिग डिसीजन और अ स्मॉल डिसीजन? दिस इज अ बिग डिसीजन। जब भी बच्चों ऐसी बात हो रही हो कि कौन से प्रोडक्ट में जाना है, कौन सी मार्केट में जाना है, सोचो
यहाँ पे बैठ के एक कंपनी डिसाइड कर रही है कि हमने फॉरेन में भी जाना है। जैसे महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया में बहुत बिकती है, महिंद्रा की थार, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, वो सब ऑस्ट्रेलिया में बहुत बिकती है। तो महिंद्रा के लिए क्या ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहा होगा या फिर एक डे टू डे डिसीजन रहा होगा? मुझे बताइए, स्ट्रैटेजिक और डे टू डे, कम ऑन टेल मी। ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहा होगा। अच्छा, चाय किससे आएगी, चंगू से या मंगू से? चंगू से या मंगू से, ये कैसा डिसीजन है बेटा? कम ऑन टेल मी। क्या इससे स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कंपनी की? भाई चंगू की चाय पियेंगे तो बढ़ेंगे जीवन में बहुत ही आगे। जी हाँ, चंगू की चाय नहीं भाई। ओके, सो प्लीज याद रखें, ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है? कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कौन सी मार्केट में जाना है, कौन सी मार्केट में नहीं जाना है, कौन से प्रोडक्ट से विड्रॉ करना है, कोई कंपनी खरीदनी है क्या, किसी के साथ मर्जर करना है क्या, ऐसे जो डिसीजन लेते हो, बड़े बड़े डिसीजन बेटा, कम ऑन, वो लोग हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस। कम ऑन, वो लोग कौन है जल्दी बताइए? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ओवरसीइंग दी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कंपनी सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, और जिनके ऊपर ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। सर क्या कहना चाहते हो? मतलब दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लोग, मैं आपको एक बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल दूं। जब मैं रिलायंस का नाम लेता हूं, रिलायंस, आपके माइंड में किसकी फोटो आती है? रिलायंस। वरुण कह रहे हैं, वरुण ही था मेरे ख्याल से, कह रहे मुक्कू की। यार देख रहे हो तुम लोग, मुक्कू भैया की, मुकेश अंबानी जी की फोटो आनी चाहिए आपकी माइंड में, है ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिएगा प्लीज। अगर रिलायंस सक्सेसफुल होती है, फेलियर होती है, अच्छा एक बार बताओ, रिलायंस, मुकेश अंबानी जी के एक और भाई थे, उनका नाम क्या है? अनिल अंबानी जी। अब आप ये सोचो, जब अनिल अंबानी वाला रिलायंस ग्रुप फेल हुआ तो भाई हम तो किसी और को जानते भी नहीं, हम तो ये बोलते हैं अनिल अंबानी हुआ बैंकरप्ट, हम किसी और का नाम भी नहीं लेते। बता दो हाँ या ना? कम ऑन गाइस, है ना? तो प्लीज इस बात को समझे बच्चों, इन लोगों के ऊपर, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर ही, इनके कंधों पर ही ऑब्लिगेशन होती है किसकी? अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी की। दे आर ऑब्लिगेटेड इन रिलेशन टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ। अरे यश कुमार पढ़ लो भाई, क्लियर है? जल्दी बोलो। और इनका क्या काम होता है? ये ओवरसी करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग बेटा, अकाउंटिंग का फैशनेबल वर्ड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैन। साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे वाले लोग बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बुलाते हैं। समझ गया कि नहीं? कम ऑन बोलो, आ जाओ जी। एंड बच्चों, एंड इसी के साथ ये तो हो गए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जो क्या देखते हैं, कीवर्ड कौन से याद रखोगे बेटा? कीवर्ड कौन से याद रखोगे? स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। दूसरा क्या कीवर्ड याद रखोगे? अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। बस इतना याद रखना है। कर सकते हो? जल्दी बोलो। अच्छा जी, अब बच्चों एक और सेकंड ग्रुप भी हमारे पास, जिनके पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस ग्रुप का नाम पता है हमने क्या रखा है? मैनेजमेंट। बोलो क्या रखा है हमने कमांडल में? जल्दी बताओ। मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के लिए एक ही कीवर्ड है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। दैट्स इट। जो डायरेक्शन दे, जो ध्यान रखे कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, वो टीसीडब्ल्यूजी। जो उस डायरेक्शन पे काम करके कंपनी को उस डायरेक्शन में ले जाए, वो मैनेजमेंट। और ये कौन है बेटा? अदर पर्सनल। इन्हें हम क्या बुलाएंगे इंटर्न्स को? अदर पर्सनल। तीन लोग, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। इज दैट क्लियर? बोलिए, जल्दी बोलो। आ जाओ, आ जाओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले। आई होप यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बोल दो। तो अब हमने दो नए लोगों से हमारी मुलाकात हुई, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। टीसीडब्ल्यूजी क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। बोलो क्या देते हैं? डायरेक्शन। और कंधों पे क्या होती है बेटा इनकी? कंधों पे क्या होती है? ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। डन? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या किसी कंपनी में टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट सेम भी हो सकते हैं? मे बी और मे नॉट बी। क्या बोलते हो? क्या किसी कंपनी में टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट सेम भी हो सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, मे बी सेम। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो? डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति और उस डायरेक्शन पे काम करने वाला व्यक्ति सेम भी हो सकता है क्या? हाँ। अरे भाई, जब मैंने पहली बार नीरज अरोड़ा क्लासेस के नाम से अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, मैं ही सुबह जाके वहां पे सफाई कर देता था, बच्चे आते थे हाथ साफ करके पढ़ाने लग जाता था। मैं ही टीसीडब्ल्यूजी था और मैं ही मैनेजमेंट था, मैं ही अदर पर्सनल था। कम ऑन, यस और नो? और आप अपने घरों में देखिए,
आपके मम्मी पापा का भी अगर कोई छोटा सा बिजनेस है तो भाई वही स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वही उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं। हाँ, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे बच्चों TCWG और मैनेजमेंट क्या होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। बट याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ लें, क्या TCWG और मैनेजमेंट, देखो 2 क्वेश्चन है, क्या TCWG और मैनेजमेंट हमेशा सेम होते हैं? नहीं। क्या सेम हो सकते हैं? हाँ। इज दैट क्लियर? कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलिए। समझ आती है बात? आ जाइए बच्चों मेरे साथ। तो TCWG और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है, आई होप। अब हम आगे चल सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेटा पता है क्या हो रहा है, शुरू की कम से कम 8-9 क्लासेस मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने में लगाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आराम से। आप अगर ये वर्ड देखोगे ना TCWG, मैं मिनिमम आपको बोल रहा हूं 1000 बार आपकी बुक में मिल जाएगा। 500 तो मिल ही जाएगा, 1000 तक पहुंचने के भी चांसेस हाई होंगे इसके, 1000 बार। अब बताओ, ये आपको पता होना चाहिए ना पहले दिन पे कि भाई क्या होता है TCWG। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर हम नोट्स साथ साथ लिखें क्या? देखो भाई, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको सिंपल रास्ता बता रहा हूं इसका। नंबर 1, मेरे हिसाब से तो साथ साथ नहीं लिखने चाहिए। मैं आपको PDF दूंगा, घर पे जैसे मर्जी रजिस्टर पे लेट लेट के सजना है मुझे सजना के लिए, जैसे मर्जी लिख लेना। नंबर 2, लेकिन फिर भी तुम्हारी तलब जा ना रही हो, ऐसे हाथ फड़फड़ा रहे हो, भाई मैं तो लिखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो भैया लिख लेना। क्योंकि एक बच्चे ने, पता है, एक बार मुझे रिव्यू दिया, सर आपने ना क्लास में कुछ लिखवाया नहीं, दुष्ट, ये जो कापियां भर भर के दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये मैं तुम्हारे लिए तो लिख के आ रहा हूं। नालायक, आ जाओ। तो आपकी मर्जी है भाई, मेरे हिसाब से तो आप मुझे सिर्फ सुनेंगे, मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, चैट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? बोलिए। सोफिया, हो जाएगा अपलोड, एक दिन अपलोड नहीं हो कर, टाइम पे अपलोड नहीं कर रहा मास्टर, कर दूंगा। आ जाओ जी, क्लियर है यहां तक? चलें आगे। आओ बच्चों, आपको अब एक और चीज दिखाते हैं जो ऑडिट की लाइफ में बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, और आपको हर बार पढ़ने को मिलेगी। सुनो बच्चों, भाई मैं ऐसे ही किसी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई मेरे पास आए जी हमारा ऑडिट कर दो, मैं कहूंगा नहीं, पहले मुझे कुछ चीजें हैं जो चेक करनी है, तभी मैं आपका ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं। उन्हें 2 नाम से बुलाया जाता है, एक प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, और दूसरा कभी कभी उसे प्रीमाइसिस फॉर एन ऑडिट भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? प्रीमाइसिस फॉर एन ऑडिट। प्रीमाइसिस मतलब बेसिक अजम्पशन, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट, बेसिक बेस जिसे बोलते हैं ना, बेस फॉर एन ऑडिट, राइट? हाँ, लूज लैंग्वेज में आप इसे प्री रिक्विजिट भी बोल सकते हैं, बट आप लोग एग्जाम में प्री रिक्विजिट नहीं लिख के आएंगे, या तो प्री कंडीशन या फिर प्रीमाइसिस। इज दैट क्लियर? बोलिए। अब क्या है वो, क्या है, इधर देखिए। सबसे पहले भाई, मैं किसी का ऑडिट तभी एक्सेप्ट करूंगा जब FRF, अब आप मेरे साथ इस भाषा में बात कर पा रहे हैं, FRF माइंड में खुल जाती है डिक्शनरी। व्हाट इज FRF? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैं किसी का ऑडिट तभी एक्सेप्ट करूंगा जब बेटा FRF एक्सेप्टेबल होगा। FRF एक्सेप्टेबल होगा। FRF एक्सेप्टेबल कब होता है? जब वो एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी हो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हो। अब आप सोचो, आप मेरे पास आए ऑडिट करने, मैंने बोला ठीक है मैं आपको ऑडिट कर दूंगा। फिर मैंने बोला हाँ भाई FRF कौन सा? सर नेपाल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया मैंने, नेपाल वाले सर। ताल को पानी, मैं कहूँ भाई क्या नेपाल वाले यहाँ पे थोड़ा ना चलेंगे भाई? गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन। तो भाई मैं आपसे बोलूंगा पहले आपका FRF एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी लूंगा मैं तुम्हारा ऑडिट। अच्छा, आपने फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या कर दिया? आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कर दिया भाई साहब एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? जल्दी बोलो। सारे नेपाल वाले गाना गा रहे हैं भाई साहब इसके अंदर, सबको आता है बादल बरसा बिजली। इधर देखो बेटा, प्लीज ध्यान से। सो माई पॉइंट इज, माई हम्बल पॉइंट इज, नंबर 1, FRF मस्ट बी एक्सेप्टेबल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ। नंबर 2, भाई साहब मैं मैनेजमेंट से लिखित में लूंगा कि तुम जानती हो और तुम मानती हो, तुम जानती हो और तुम मानती हो। क्या जानती हो और क्या मानती हो? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अब बहुत ध्यान से बच्चों, मैं तभी बोलता हूं लिखो मत, सुनो मुझे। मैं इतनी बार बोलूंगा, बोल बोल के तुम्हें याद करा दूंगा। किसने तुम्हें बोला था याद करने के लिए? किस किस से तू भागेगी हुण बच बच के, तेनू रब ने हुस्न दिया रज रज के, किसी ने बोला था? फिर भी तुम्हें याद हो गया क्योंकि भाई तुम बार बार सुनते थे, बार बार बोलते थे। ऐसे ही ऑडिट में तुम्हें याद कर दूं, पक्की बात। और ये तो कुछ नहीं है, मुझे ब्रेथलेस वाला गाना याद है, कभी गा के सुना दूंगा, मैं सच बता रहा हूं मैं। क्यों? मल्टीपल टाइम सुना है। प्लीज इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर फोकस करना। मैं ऑडिट ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले देखूंगा FRF क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल। डन, FRF एक्सेप्टेबल हो गया। दूसरा, मैं मैनेजमेंट से लिखित में इन राइटिंग लूंगा। मैं मैनेजमेंट से लिखित में इन राइटिंग लेने वाला हूं कि आप जानते हो और आप मानते हो, यानी कि यू अंडरस्टैंड एंड यू एक्नॉलेज
You understand and you acknowledge your basic responsibilities. Now, what are the basic responsibilities of management and TCWG? Number 1, preparation and presentation of financial statement. Preparation and presentation of financial statement. शॉर्ट में बोले तो PPFS. एक बार बोल के देखो, घर पे सब बच्चे बोल के देखो, शर्माना नहीं है, मैं देख रहा हूं तुम्हारी फोटो को. बोलो PPFS, बोलो PPFS, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब आज के बाद बच्चों कसम खा लो, ऑडिटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करेगा. अगर तुमने ये कहीं कह दिया बेटा कि ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, घर में जाना, किचन के अंदर घुसना, तवा होता है ना जिस पर रोटी बनाते हो, उसे उठाना, उल्टा करना, उस पर हाथ मलना और गालों पर लगा के घूमते रहना. फिर ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हु इज रिस्पॉन्सिबल? TCWG एंड मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर? कम ऑन, यस और नो. और हम ये मैनेजमेंट से लिखवा के लेंगे कि मैनेजमेंट आप लिख के दो कि यू आर एक्नॉलेजिंग एंड यू अंडरस्टैंड योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 1, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं एक बात बोलूंगा और मन से अगर कुछ आगे की लाइन निकल जाए तो हमारा पढ़ाना सफल है. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर बेटा रोक नहीं पाओगे अब तुम अपने आप को. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जिसने शेड्यूल 3 बोला है और जिसने भाई साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल, मैं तुम्हें बता रहा हूं हमारे यहां नहीं होता ये सब. हमारे यहां होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना. बेटा मेरे पास बंदूक भी है, कहीं तुम सोच रहे हो मैं हथियार सारे यहीं रख के बैठता हूं, है ना? आ जाओ. दूसरी भी है, बाई चांस तुम सोच रहे हो एक की गोलियां खत्म हो जाएगी. ठीक है, आ जाओ. और एक चीज और भी वो दिखाऊंगा तुम्हें मैं बाद में. इधर देखो, पहले इधर देखो प्लीज प्लीज. हाँ, मेरा फेवरेट कैरेक्टर ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान है. हजरात हजरात हजरात, है ना? तो जरा ध्यान से प्लीज फोकस. तो पॉइंट ये है बच्चों कि हम मैनेजमेंट से पहले ही लिखवा के ले लेंगे. मैनेजमेंट यू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 1, PPFS एज पर AFRF, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया. अब मैनेजमेंट अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करो. मेरे साथ साथ एवरीवन साथ में हो ना. मैनेजमेंट अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करो. दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? बहुत ध्यान से बच्चों मुझे सुनना. डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. मैं दोबारा बोल रहा हूं. डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सो दैट PPFS हो सके which is free from fraud and error. So that PPFS हो सके which is free from fraud and error. सर ये आपने बहुत सारी बातें बोल दी, रुक जाओ जरा. इधर देखो बेटा, इधर देखो, सुनो. मैंने बोला डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल? अगला टॉपिक वही है. 2 मिनट बस सिंपल सी बात सुन लो. सिस्टम्स, प्रोसेसेस. यानी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस के लिए जिससे PPFS बन पाए और फ्री हो फ्रॉड और एरर से. जिससे PPFS हो पाए. PPFS सब समझते हैं, PPFS सब कुछ समझते हैं, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जिससे PPFS हो पाए और जो फ्री हो किससे? कम ऑन, जो फ्री हो किससे? कम ऑन टेल मी. फ्रॉड और एरर से. अभी मैं आपको इंटरनल कंट्रोल पे ले चलूंगा और ऐसा इंटरनल कंट्रोल पढ़ाऊंगा कि धुआं हो जाएगा. राइट? तो प्लीज 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 साथ में बने रहिएगा बच्चों प्लीज. 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की मेरे साथ, मैं कम से कम नहीं तो 20 बार रिपीट करूंगा. नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी PPFS एज पर AFRF. मेरे साथ साथ इस लैंग्वेज में बात कर पा रहे हो? PPFS एज पर AFRF. फुल फॉर्म भी याद रखना, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हाट? इंटरनल कंट्रोल, सो दैट PPFS हो पाए विच इज फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर. ओके, बोलो, आ जाओ इधर देखो. तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, कम ऑन, तीसरी और आखिरी, टू प्रोवाइड द ऑडिटर. क्या क्या ऑडिटर को सर मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं. नंबर 1, ऑल इंफॉर्मेशन. बोलो बेटा. नंबर 1, ऑल इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर PPFS. ऑल इंफॉर्मेशन, किताबों में मत देखो, मेरी तरफ देखो. ऑल इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर PPFS. यानी ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है. उसके बाद भी ऑडिटर का अगर पेट ना भरे, एडिशनल इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर. एडिशनल इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर. आपने ऑडिटर को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ऑडिटर आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे तो आप ऑडिटर को डॉक्यूमेंट दोगे. हम मैनेजमेंट से पहले लिखित में ले रहे हैं.
इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल आएंगे बेटा, बस अभी के लिए आप मेरे साथ एक बार ना बेस समझ लो, ये बेस है ऑडिट का, प्रीमाइसिस है ऑडिट का। मैनेजमेंट लिख के देगी हम है रिस्पॉन्सिबल पीपीएफएस के लिए, हम है रिस्पॉन्सिबल इंटरनल कंट्रोल के लिए, और आप हमसे जो इंफॉर्मेशन मांगोगे हम देंगे। पहले हम आपको सारी इंफॉर्मेशन खुद दे देंगे, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगोगे हम आपको वो भी देंगे। इज दैट क्लियर? और बच्चों मेरी बात सुनो, ऑडिटर को एक चीज मैनेजमेंट और देगी बेटा, और वो पता है क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ये वर्ड मेरे साथ बोलो बेटा, यही वो वर्ड्स है जो मार्क्स दिलाएंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑडिटर को देगी किसका? आपको एंटिटी में से किसी एक व्यक्ति का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा, या आपको एंटिटी में से कुछ लोगों का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा, जिससे ऑडिटर को लगता है कि इनसे ऑडिट एविडेंस निकाला जा सकता है। यानी ऐसा ना हो कि आप ऑडिटर को अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से मिलने ही नहीं दे रहे हो। अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई इनसे ऑडिट एविडेंस मिलेगा, मुझे इनसे बातचीत करनी चाहिए, तो बताओ ऑडिटर के पास उन लोगों का एक्सेस होना चाहिए, हाँ या ना? तो ऑडिटर को मिलेगा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidence. Is that clear? बोलो हाँ के ना? बोल दो पक्का पक्का। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आओ बच्चों आओ। तो अब आपको हम लोग जो हैं, अब ये पूरी की पूरी कंडीशंस एक बार दोबारा से अच्छे से बताते हैं। याद रखिएगा बच्चों, इसके बिना ऑडिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं सारी बातें रिपीट करूंगा, अनिरुद्ध चिंता मत करो, 20 बार रिपीट करूंगा बेटा। ये मैंने तुम्हें रटवाना नहीं है, घुटवाना नहीं है, खून में चलवाना है, खून में। रात को तुम्हें कोई थप्पड़ मार के उठा के पूछ ले, बता बता बता, तो बोल दो। अब हमारे पास एक एंटिटी आई है और वो एंटिटी कह रही है कि हमारा ऑडिट करो। अभी देखते हैं हम इनका ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे। आ जाओ जी, आओ वृंदा जी, आओ। वृंदा तुम थोड़ा सा नीचे तो बैठो। हाँ, अब तुमने ये बोलना है कि आप प्लीज ऑडिट करेंगे। आप प्लीज ऑडिट करेंगे। बच्चों हम ऑडिट ऐसे एक्सेप्ट कर लें क्या? मुझे बताओ, ऑडिट ऐसे एक्सेप्ट कर लें क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, जल्दी बताओ। एफआरएफ मस्ट बी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई है? नेपाल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडिया वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडिया। हाँ जी, इंडिया वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक्सेप्टेबल? यस और नो? यस और नो? लो भाई लो, एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल। अच्छा जी, ले लो। क्या लिखवाऊं बच्चों, जल्दी बताओ क्या लिखवाऊं, जल्दी बताओ क्या लिखवाऊं। कम ऑन, 3 बातें लिखो। सबसे पहली बात क्या लिखवाऊं, जल्दी बोलो, बोलो। पीपीएफएस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठाट लगा के बोल रहा हूं। हाँ जी, पीपीएफएस एज पर व्हाट? एफआरएफ। हाँ ठीक है। और क्या लिखवा लूं बच्चों? पीपीएफएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, शी एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। सेकंड, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, शॉर्ट में DIMIC। बच्चे कह रहे मैनेजमेंट नहीं दिख रही, आओ मैनेजमेंट इधर आओ। ये लो भाई मैनेजमेंट, ये लो। हाँ जी, DIMIC ठीक है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बच्चों? इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मांगूंगा ऑडिट के लिए मिलेगी। लाओ पहले इन्फॉर्मेशन दो मुझे, इन्फॉर्मेशन दो। ये लो, ये रही इन्फॉर्मेशन, दे दो मुझे। ये तो हो गई बच्चों ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इससे मान जाऊं क्या मैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हमें ऑडिट के लिए। लो भाई, एफआरएफ ही गिरा दिया इन्होंने। एनीवेज चलो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ गई। अब एक काम बताओ, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई मेरे जाना अलाउड होगा? मैं बात कर सकता हूँ नहीं? हाँ देखा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम हुम ऑडिटर डिटरमाइंस इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एक्सेप्ट कर लूं? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नेपाल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें ना तुमने? बिल्कुल भी नहीं। बोल दो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, नेपाल वाले करें, नेपाल वाले करें। लो बता, ऑडिट करूं? जल्दी बोलो। ऑडिट करूं? जल्दी बोलो। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तुम बोलो कि आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। बोलो, आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। क्या ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम नहीं बनाएंगे? ठीक है जी, चलो जी, ओके मैनेजमेंट, थैंक यू वेरी मच। अगले ऑडिट में मिलते हैं आपसे। चलो भाई चलो। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलो। एक बच्चा बोला सर फीस की बात तो कर लो। बेटा वो फीस की बात आराम से एंगेजमेंट लेटर में करेंगे, चिंता मत करो। बच्चों याद रखेंगे आप सारी बातें? जल्दी बताओ मुझे, बोल दो। चलो जी, तो बेटा ये ऐसी चीजें हैं। और मैंने आपके लिए पता क्या किया? मैं सच बताऊं, मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारे ऊपर बात है, तुम मेहनत में कमी छोड़ोगे तो भाई फेल हो जाओगे, साफ सीधी बात है। इससे क्लियर कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाओगे। क्यों भाई? सोचो, मैं इतनी बार ऑडिट पढ़ाने के बाद भी आज भी बैठ के तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा हूं, बैठ के क्लास से पहले।
ताकि तुम्हारे को आसानी से पढ़ा पाऊं। ये देखो जी, प्री कंडीशंस बच्चों, प्री कंडीशन और प्रीमाइसेस। एफआरएफ मस्ट बी, हाँ जी, एफआरएफ मस्ट बी acceptable. TCG management, TCWG management has the following responsibility. Number 1, PPFS in accordance with AFRF. क्या आप लोग इस भाषा में बात कर पा रहे हैं? Come on, बोलिए। दूसरा, DIMIC. अब आप DIMIC समझते हैं, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हाट? इंटरनल कंट्रोल। रेलेवेंट फॉर PPFS, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझ गए कि आपने डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल करना है ऐसा जो PPFS बनवा पाए, विच इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। कम ऑन। तीसरा बच्चों, प्रोवाइड द ऑडिटर ऑल इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर PPFS, additional information as requested by the auditor, and unrestricted access to those within the entity from whom auditor determines it necessary to obtain audit evidence. क्या बोलती पब्लिक? समझ भी आया, याद भी हुआ, हाँ या ना? कम ऑन। और याद रखना बच्चों, मैं आपको ना मतलब सच बताऊं, अगर भगवान ने यहाँ चेन दी होती, मैं दिल खोल के दिखाता, तुम्हारे लिए धड़कता है। और इस पे एक ही बात लिखी है बच्चों, प्लीज अच्छे से कीवर्ड्स को याद कर लेना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, बार बार आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं। This is the currency you are going to exchange for marks. Done. तन्नू ने बहुत ही एकदम स्वीट क्वेश्चन पूछा है, सर हर सिटी और स्टेट का अलग एएस हो सकता है? तुम्हारे अकाउंट्स वाले टीचर कौन है भाई? अभी लगाता हूं जिंदल सर को फोन में, रुको तुम यार, अभी लगाऊं जिंदल सर को फोन। एनीवेज, नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है, सिटी और स्टेट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग नहीं है। चलिए, यहां तक क्लियर है बात? जल्दी बोलो। सर DIM का फुल फॉर्म क्या है? मुझे पता था, एक तो आएगा, यहां चिंगाड़ के बता दिया, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। और आपको बच्चों जो बुक मिलेगी उसमें आगे एब्रीवेशंस मैंने लिखी हुई हैं। अक्षित बोल रहा है सर इतने फुल फॉर्म याद कैसे करेंगे? बेटा रिपीट कर करके। ओके, बोलो हाँ या ना? इजी है यहां तक? चलें आगे, जल्दी बोलो, कम ऑन। याद भी कर रहे हो, साथ साथ कीवर्ड्स पे फोकस है पूरा। आ जाओ मेरे साथ बच्चों, और अब चलते हैं हम लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत टॉपिक पे, इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल के बारे में अब आपको एक बात तो पता ही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल? मीनिंग नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पब्लिक एकदम चैट में वायरल हो जाना चाहिए एकदम। क्या बात है? TCWG और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमने लिखवाया है उनसे भी। कम ऑन, यस और नो? इधर देखो बच्चों, अब जो 10-15 मिनट में आपसे चर्चा करने वाला हूं, ये जिंदगी भर आपको याद रखनी है। मैं सिर्फ CA इंटर, CA फाइनल नहीं बोल रहा, पूरी जिंदगी आपको याद रखनी है और पूरी जिंदगी आप इसका यूज करेंगे। मैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में क्या बोलना चाहता हूं, पहले समझ लेते हैं, रीड बाद में करते रहेंगे। इधर देखो, जिंदगी में ना भांति भांति प्रकार के रिस्क होते हैं। रिस्क, अब सबसे पहली बात तो रिस्क क्या है? हमें ना कई अंग्रेजी के वर्ड पता होते हैं, कोई उसका मतलब नहीं पता होता, बस पता है रिस्क, खतरा। मतलब ये तुमने हिंदी में ट्रांसलेशन कर दी दुष्टो, सबने खतरा लिखना शुरू कर दिया। मुझे मतलब तो बताओ। इधर देखो बेटा, रिस्क होता है वल्नरेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। कम ऑन, यस और नो? आपके घर में चोरी होने का रिस्क है, इसलिए आपने वहां पे ताला लगाया है। और आपको बताऊं, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। द लॉक इज एन इंटरनल कंट्रोल, ताकि घर में जो चोरी होने का रिस्क है, अच्छा बताना, चोरी होने का रिस्क 0 हो गया या कम हो गया? कम हुआ है, 0 नहीं हुआ बेटा। चोरी होने के रिस्क को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस मिल रही है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिल रही है? अब बताओ। मैं कह तो रहा हूं 10 दिन दो, और तुमने घर पे ये टर्म्स बोलने ना शुरू कर दिए हर बात में, तुम्हारे घर वाले कहेंगे क्या हो गया भाई इसको? रीजनेबल एश्योरेंस, इज दैट क्लियर? मम्मी पूछ रही है कितनी रोटी खाएगा, मम्मी 3 बना दो, रीजनेबल एश्योरेंस है। भूख ज्यादा लगी तो एक आधी और ले लूंगा, है ना? आ जाओ, इधर देखो, प्लीज फोकस करिएगा बच्चों। मैंने आपको क्या बोला, लाइफ में बहुत जगह पे बहुत सारे रिस्क हैं। उन रिस्क को हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं, और मिनिमाइज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं। उन्हीं मैकेनिज्म्स को हम लोग इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। अभी एक बालक लिख रहा था चैट में, रिस्क है तो इश्क है। प्लीज इस तरह की बातों में ना पड़े बेटा,
आप सीए कर रहे हैं, आज हर जगह जाके बोलेंगे रिस्क है तो कंट्रोल है। सिंपल सी बात है। हर रिस्क के साथ में बच्चों एक क्या होना चाहिए? कंट्रोल। और अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो रिस्क के सही होने जाने की, रिस्क की सच्चाई बन जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, पहले बताओ रिस्क और कंट्रोल का रिश्ता समझ में आया? आपको अपनी लाइफ में जहां जहां रिस्क दिखता है आप वहां वहां कंट्रोल लगाते हो। फॉर एग्जांपल, स्कूटी पे चलते समय हेलमेट क्यों पहनने को बोला जाता है? रिस्क है, गिर जाओगे, ये नारियल खुल जाएगा, तो हेलमेट लगाओ। कम ऑन, यस और नो? अब देखो बच्चों का, और आपके जीवन में आप आसपास कहीं भी देखो, हर जगह पे रिस्क, और रिस्क के साथ में क्या लगाया गया? कंट्रोल। ओटीपी, ओटीपी आजकल तो आता है ना, ओटीपी। आपके इंस्टाग्राम के भी आप लॉगिन करते हैं, ओटीपी आता है। स्नैपचैट पे डॉगी बनने जाते हो तो भी ओटीपी आता है ना बेटा? तो मेरी बात को जरा सुने, ध्यान से सुने बेटा। ओटीपी क्या है? एक तरह का कंट्रोल है कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना कर ले आपके अकाउंट को। कम ऑन गाइस, यस और नो? छोड़ो रीड कर लेंगे, पहले आपको बेस समझ में आ रहा है? याद रखें बच्चों, कंट्रोल जो वर्ड है ना, इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल। और हर कंट्रोल किसी ना किसी रिस्क को कवर करने के लिए जो है वो लगाया गया है। इज दैट क्लियर? कम ऑन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। एवरीवन एवरीवन फोकस 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 बच्चों। और आजकल इसकी इंपॉर्टेंस हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। आप अगर इंटरनल कंट्रोल के एक्सपर्ट बन गए ना, आपको पता है कंपनी सीएस को इसलिए हायर करती है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल चेक करके बताओ कहां पे रायता फैला हुआ है और हम उसे कैसे सही करें। यानी रिस्क ढूंढो और उसके लिए कंट्रोल बताओ। इसलिए सीएस को हायर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी फर्म्स जिसे हम बिग 4 बोलते हैं, केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई, इन सब के अंदर बच्चों रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज के अलग से डिपार्टमेंट हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाइए। अब माहौल बन गया है। अब और मैं आपको इंटरनल कंट्रोल के एग्जांपल देता हूं, इधर सुनिएगा ध्यान से। आज मैं बैंक से कैश विड्रॉ कराने गया, मैंने चेक दिया। उस चेक को पहले एक बंदे ने अप्रूव किया, फिर दूसरे बंदे ने उसमें मेरे साइन वाइन सारी चीजें चेक करी, फिर उसके बाद भाई तीसरे बंदे ने मुझे कैश निकाल के दिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, SOD। ये भी तो एक कंट्रोल है। अगर एक ही व्यक्ति को सारी पावर दे दोगे, क्या बच्चों वो फ्रॉड कर सकता है कि नहीं? कम ऑन, क्या वो घपला कर सकता है कि नहीं? जो बंदा पैसे रिसीव कर रहा है वही अकाउंट्स में एंट्री कर रहा है। गई भैंस पानी में, बता रहा हूं तुम्हें। जो बंदा पैसे रिसीव कर रहा है और वही अकाउंट्स में एंट्री कर रहा है। अब पैसे रिसीव हो जाएंगे, अकाउंट्स में एंट्री होगी नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं चलने वाला, और वही एक्नॉलेजमेंट इशू कर रहा है। आप लोगों को बच्चों में एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल बताता हूं जो आपने खुद से कम नहीं तो 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। उसके 50-60 क्वेश्चन आपने खुद के सॉल्व करे होंगे, सीए फाउंडेशन में भी और क्लास 11th में भी। उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये वाला बैलेंस दोनों को मिलाना है। कम ऑन, यस और नो? वो क्या था बेटा? रिकंसिलिएशन इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल ओनली। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल ओनली। और आपको कंट्रोल का एग्जांपल देता हूं, इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कोई भी बड़ा खर्चा जो है वो सीनियर मैनेजर से अप्रूव होना चाहिए। दिस इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल ओनली। इज दैट क्लियर? बोलिए। अकाउंटिंग सिस्टम में जेन्युइन परचेजेस की ही एंट्री हो, एक्चुअल परचेज हो, उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट हो, तभी अकाउंटिंग सिस्टम में परचेज की एंट्री हो। दिस इज इंटरनल कंट्रोल। कम ऑन गाइस, बोलिए। अब इधर देखो, आपका मान लो ट्रेडिंग का बिजनेस है, आपके पास कोई कस्टमर आया, वो आपसे क्रेडिट पे सामान लेना चाहता है, तो भाई उसके लिए भी कंट्रोल होते हैं। पहले इसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक हो। फॉर एग्जांपल, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे बैंक में, तो बैंक भाई साहब ऐसे ही आपको थोड़ा ना क्रेडिट कार्ड दे देगा। क्या वो आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है? आंसर इज यस। आप लोन लेने जाएंगे बैंक से, मैंने अभी एक होम लोन लिया है, देख रहे हो बेटा, तुम्हें लगता है टीचिंग में बहुत पैसा है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक होम लोन लिया है बेटा, उस लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, भाई साहब मेरी पूरी चेकिंग कर डाली उन लोगों ने, कितने रिटर्न भरते हो, क्या करते हो, ये करते हो, वो करते हो, फलाना करते हो, ढिमाका करते हो, ओहो अच्छा ठीक है, लोन के लिए एलिजिबल हो। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। ये सब अप्रूवल, ऑथोराइजेशंस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलिएशंस, व्हाट आर दीज आर नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल। आई होप बात समझ आती है। कम ऑन, बोलिए। आइए अब बच्चों इसको रट लेते हैं। हमने समझ लिया इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे बच्चों, और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इसकी डेफिनेशन को पकड़ते हैं, निचोड़ लेते हैं, ताकि हमसे कोई पूछे हम एकदम चतुर की तरह बोल दे, और कोई समझने को बोले हम रैंचो की तरह समझा दें। डन? बस याद रखिएगा,
कंट्रोल की शुरुआत हमेशा रिस्क से होती है। एक गोल्डन लाइन बोल दी बेटा मैंने तुम्हारे लिए, कंट्रोल की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? कम ऑन टेल मी, रिस्क से। आपको एक सिंपल कंट्रोल बताओ आपकी जिंदगी का, सच सच बताओ, कौन कौन बच्चा अपने एग्जाम में 2 कैलकुलेटर लेके गया है? क्योंकि रिस्क था, एक खराब हो गया तो क्या करूंगा, इसलिए दूसरा लेके जाते हैं। कम ऑन। और कौन कौन लॉ में भी लेके गया था? रिस्क है तो कंट्रोल है बच्चों, याद रखना। कंट्रोल का जन्म कहां से हुआ है? जल्दी बोलो। रिस्क से हुआ है, राइट? चलिए आइए अब जरा बच्चों बात करते हैं प्लीज। इंटरनल कंट्रोल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसे डिजाइन, इंप्लीमेंट और मैनेज मेंटेन कौन करता है? डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन कौन करता है? TCWG, मैनेजमेंट, अदर पर्सनल। याद रखिएगा बच्चों, एक एक गोल्डन वर्ड आपको बता रहा हूं। क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है आईसी के लिए? क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है आईसी के लिए? आंसर इज नो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईसी? TCWG, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। आप इस पिक्चर को याद रखेंगे हमेशा के लिए। ये लो भाई, ये लो, ये जो गोल चक्कर था ये क्या था? इंटरनल कंट्रोल। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? TCWG, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। कम ऑन, बोल दो। आ जाओ जी, आ जाओ मेरे साथ साथ बच्चों, मेरे साथ साथ आ जाओ। इंटरनल कंट्रोल, सो इट इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय TCWG, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। अब आप मुझे बताओगे, क्या TCWG, मैनेजमेंट और अदर पर्सनल जब कंट्रोल बनाते हैं तो ये गारंटी हो जाती है कि फ्रॉड और एरर होगा ही नहीं? या क्या मिलता है? क्या मिलता है? कम ऑन टेल मी। रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है वहां पे भी भाई। यानी इंटरनल कंट्रोल भी रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाता है। 2 कैलकुलेटर ले गए और खुदा ना खास्ता दोनों खराब भी हो सकते हैं, है ना? सर प्लीज कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, ये मत बोलो। तो आप समझ रहे कि आप रिस्क को बच्चों सिर्फ क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज। आप रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या घरों में चोरियां होती है ताले लगे होने के बाद भी? धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। बेटा याद रखना, एक डायलॉग बोल रहा हूं आप लोगों को। ताले जो है ना, वो शरीफ लोगों के लिए होते हैं। शरीफ आदमी ताले को देख के बोलता है, ओहो कोई है नहीं, बाद में आऊंगा। चोर क्या बोलता है? अपॉर्चुनिटी। गेटिंग अ पॉइंट? सो माय पॉइंट इज बच्चों, याद रखें इंटरनल कंट्रोल क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। किन बातों को लेके? याद रखिएगा, ये 4 मेजर बातों को लेके आपका इंटरनल कंट्रोल जो है आपको रीजनेबल एश्योरेंस देता है। नंबर 1, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। मैंने एग्जांपल भी लिखा है किसी का, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। इधर देखिए, ऑपरेशंस क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल इधर देखो बच्चों, मान लो मैं कैलकुलेटर में डील करता हूं, राइट? और आप मेरे पास आए, मैंने बोला भाई आउट ऑफ स्टॉक है। आप 2 दिन बाद आए, मैंने कभी भी नहीं आया है। आप 3 दिन बाद भी आए, मैंने कभी भी नहीं आया। आप कहीं और से ले लोगे। क्या मेरे ऑपरेशंस इफेक्टिव और एफिशिएंट लग रहे हैं? आंसर इज नो। मेरे पास कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो, जैसे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल। कम ऑन, यस और नो? मेरे पास अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो भाई साहब मुझे तुरंत बता दे कि भाई साहब ओहो यहाँ पे तो रीऑर्डर लेवल आ चुका है, और तुरंत एक ऑर्डर प्लेस हो जाए मेरे सिस्टम से, मेरे सप्लायर के सिस्टम पे, क्या बोलते हो? क्या इस तरह का कंट्रोल होना चाहिए? यस और नो? कि मैं कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना जाऊं, और कभी भी मैं इतना स्टॉक ना रखूं कि भाई साहब स्टॉक ऑब्सोलीट हो जाए और मुझे जो है उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़े। बताइए, इस पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। आंसर इज यस, बिल्कुल होना चाहिए। होगा तो मेरे ऑपरेशंस कैसे होंगे? मेरे ऑपरेशंस कैसे होने वाले? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो। इफेक्टिव और एफिशिएंट होने वाले हैं। दूसरा, मेरे पास इंटरनल कंट्रोल इस बात के लिए भी होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेरी रिलायबल हो। उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है? रेगुलर रिव्यू ऑफ अकाउंट्स बाय सीनियर पर्सनल। सोचो, आपने एक भाई साहब 12वीं पास अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसकी जो मर्जी आता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे फोन पे लगा रहता है और 4-5 एंट्री कहीं भी मार देता है, मशीन अकाउंट डेबिट है, छोड़ रिपेयर में डाल दे मशीन को। अब बच्चों अगर सोचो, 2 कंपनी देख लो। एक कंपनी में भाई साहब हर 15 दिन में अकाउंट्स का रिव्यू होता है, एक कंपनी में भाई साहब जब साल का एंड आ रहा होता है तब भागम भाग मचती है। कहां पे इंटरनल कंट्रोल ज्यादा सही लग रहे हैं आपको? जहां पे 15 दिन में रिव्यू होता है। कम ऑन, यस और नो? ओके, तो अब कहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज्यादा रिलायबल होगी? जहां पे रिव्यू होता है। इंटरनल कंट्रोल किस किस चीज को लेकर रीजनेबल एश्योरेंस देगा? ऑपरेशंस को लेके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देके, लॉ और रेगुलेशन के साथ आप कंप्लायंस में हो। फॉर एग्जांपल, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो तो आपको अपनी ड्रग टेस्टिंग पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर ड्रग टेस्टिंग ढंग से नहीं हुई और मार्केट में निकाल दिया, आपके अगेंस्ट केसेस होंगे। कम ऑन गाइस, साथ में हो कि नहीं? जल्दी बोलो।
आ जाओ। देन उसके बाद बच्चों सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट को लेके, एसेट्स को भी सेफ गार्ड करता है इंटरनल कंट्रोल। एग्जांपल यूजर आईडी पासवर्ड फॉर बैंक लॉगिन एटसेट्रा। सिर्फ ऑथराइज व्यक्ति को ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का एक्सेस मिलना चाहिए। कम ऑन जल्दी बोलो एवरीवन एवरीवन एवरीवन। मैं सबकी शक्ल देख रहा हूं यहां से, सबकी क्लियर है ये बात, जल्दी बोल दो। राइट चलिए तो बच्चों ये फिर से अभी तो बेटा क्या देखो हमने, आप मेरी टेक्निक समझ रहे हो, मैंने आपको पहले जो है एक बार इंटरनल कंट्रोल का पूरा ब्रह्मांड जो है दर्शन में दे दिया। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने आपको एक बार रीड करा दिया। अब घोटे मारेंगे एक एक वर्ड को हम लोग जो है वो 5-5 6-6 बार बोलेंगे। आइए इधर देखिएगा एवरीवन प्लीज। इंटरनल कंट्रोल क्या है, मारो स्कूटी में सेल्फ। प्रोसेस के बाद DIM, जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। DIM, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ऐसा प्रोसेस जिसको डिजाइन इंप्लीमेंट और मेंटेन कौन करता है जल्दी बताओ कौन करता है? TCWG, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। TCWG, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। इज दैट क्लियर? इंटरनल कंट्रोल क्या देता है बच्चों? रीजनेबल एश्योरेंस। इंटरनल कंट्रोल क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। किन 4 बातों को लेके? इधर देखिएगा एवरीवन। ऑपरेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लॉ एंड रेगुलेशन, एसेट्स। ऑपरेशंस के साथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और तीसरी बात बच्चों हमने क्या बोली थी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद क्या आ गया था हमारे पास? कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। एंड आखिरी में सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। अब देखो एग्जाम में क्या फ्लुएंसी आनी चाहिए, इधर देखो। Internal control is a process which is designed, implemented and maintained by TCWG management and other personnel. It provides reasonable assurance with respect to 4 things. Number 1, effectiveness and efficiency of operation. Number 2, reliability of financial reporting. Number 3, compliance with law and regulation. And number 4, safeguarding of assets. Keywords याद रखो, बेसिक लैंग्वेज में लिख के आ जाओ। आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो, ये मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूं बस। और मैं आपको बच्चों यहां पे एक बात बोलना चाहता हूं, आप देख लेना। आप प्लीज मुझे मेरी तरफ बच्चों देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं सच बता रहा हूं। मैं बस तुमसे एक रिक्वायरमेंट मांग रहा हूं, रोज क्लास में आओगे, जब तक लाइव क्लास चल रही तब तक आओगे। एक पहली रिक्वायरमेंट आपसे, राइट? क्योंकि मैं आपको बताऊं 80% बच्चे इसी में फेल हो जाएंगे। वो पढ़ना ही नहीं चाहते। और भगवान ना करे अगर भाई कोई बहुत ऐसी घटना है कि आप क्लास में नहीं आ पा रहे, इट्स टोटली ओके, लेकिन फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देके अगले दिन फिर ज्वाइन कर लो। क्या फायदा इन फैसिलिटीज का अगर भाई साहब आप इन फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा रहे? आपके बीकॉम के एग्जाम चल रहे, मैं कह रहा हूं कोई बहुत बड़ी कोई दुर्घटना है, कोई बहुत बड़ा रीजन है, इट्स ओके, लेकिन आप रिकॉर्डेड देख के साथ साथ बने रहो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एकदम सिंसियरिटी के साथ मुझे अपना समय देंगे, मैं आपको बोल रहा हूं आपका ऑडिट का सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, आप हीरो बन के निकलेंगे ऑडिट के एग्जाम के बाद हॉल में से। लेकिन अगर आप बच्चों सिंसियरिटी से मुझे समय नहीं देंगे, आप अभी आपके अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत जोश भरा हुआ हो, और उसके बाद जो है आप लोग ठंडे पड़ते जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब ये चीज आपको बहुत दुख देने वाली है। और सुनो मेरी बात, ये लो लिख के दे रहा हूं यहां पे, लिख के दे रहा हूं बच्चों यहां पे। आप ऑडिट के पेपर में अभी तक हाईएस्ट हमारे पास से 95 आए हैं। आप 96, 97, 98, 99, 100 इसमें से कोई भी नंबर ऑफ मार्क्स ले आओ, कोई भी एक डिजिट आप चूज कर लो। अगर आपके इतने में से कोई मार्क्स आ गए तो बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी तरफ से आपको एक स्कोडा सलाविया गाड़ी गिफ्ट मिलेगी। और बोलो तुम पैसे चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा, बहुत है हमारे पास। मजाक नहीं कर रहा, मैंने लिख दिया बेटा, मैंने ये लिख दिया। आप प्लीज इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आपके हैंड रिटन नोट्स में भी आएंगे। ये आपको स्कोडा सलाविया मेरी तरफ से मिलेगी, ये प्रॉमिस है मेरा। और सोचो ना भाई, ऐसे 500-600 लोगों के बीच में प्रॉमिस कर रहा हूं, मजाक थोड़ा ना कर रहा हूं यार। कमिटमेंट। ये लो अपने मिनी वाले साइन भी कर दिए मैंने इसके ऊपर। एक बच्चा कह रहा है सर आपको ही पता है कि नहीं आएंगे। अरे मुझे तो लगता था 95 भी नहीं आएंगे। 62,000 रुपए दिए थे मैंने उसको, 62 ऐसे प्राइज मनी हमारे यहाँ जो मिलती है ना, ही गॉट 62 और 70,000 रुपीज ऐसे लगभग। तनिष बोल रहा टॉय कार क्या? नहीं भाई, मैं तुम्हें दिखा देता हूं कौन सी गाड़ी की बात। मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूं दोस्तों, तुम ऐसे मानोगे नहीं। लो मैं तुम्हें इसमें वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए ताकि बेटा कमिटेड रहूं मैं आप लोगों के लिए, राइट? ये लो, ये स्कोडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए हम लोग,
ये स्कॉडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए बेटा हम लोग। ये खड़ी सलाविया, ये खड़ी सलाविया, ये रही सलाविया गाड़ी, राइट, ये है। ओके, वृंदा मैम के पास भी यही गाड़ी है। ओके बस, अब विश्वास तो करो तुम लोग, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करोगे, बात यही है। और मुझसे कम तो तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है। तुम लाओ नंबर, मैं देता हूं तुम्हें, और बोलो तुम। अच्छा, अगर सर बहुत लोगों के आ गए तो भाई एक कोई मिलेगी, फिर लक्की ड्रॉ होगा, पहले ही बता रहा हूं, इतने में नहीं है, ठीक है ना। अगर 2 लोगों के आ गए, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के आ गए तो लक्की ड्रॉ होगा भाई, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है जी। चलो आ जाओ बच्चों, ये बात देखो भाई, जो बात है मैं क्लियर करके चल रहा हूं। आ जाओ, आओ आगे चलते हैं। हाँ जी, इंटरनल कंट्रोल के 4 ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे, जल्दी बोल दो, कम ऑन। इंटरनल कंट्रोल के 4 ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे, चलो। अच्छा, एक बात और भी इसमें ऐड कर दूं। एक बच्चा बोल रहा है सर अगर दोनों के ऐसे आए, किसी के 96, किसी के 97, किसी के 90, बेटा लकी ड्रॉ होगा, उसमें हाईएस्ट वाला नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इन सब पे ही प्राइस है ना। इन 5 में से कोई भी नंबर आप टच करा दो, इन सब पे ही प्राइस है। 1 के आए तो उसकी, 2 के आए तो भाई लकी ड्रॉ, डन। आ जाओ, कैश कितना मिलेगा गाड़ी के बदले वो देख लेंगे, आ जाओ प्लीज। हाँ जी, क्या इंटरनल कंट्रोल के बच्चों चारों ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं? जल्दी बोल दो, चारों ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं? आ जाओ जी। देन बच्चों अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। ऑडिटर को, अच्छा एक बात बताओ, एक इंटरनल कंट्रोल, आपको एक सिंपल इंटरनल कंट्रोल बताऊं। कभी आप मैकडॉनल्ड्स में घुसते हो तो ऊपर से एक वो एयर कर्टन चलता है, तुम कहते हो भाई ये क्या हो गया भाई, गरीब आदमी जो पहली बार जाता है तो ऐसे ही करते भाई ये क्या। अच्छा हाँ, ऑडिटर को उससे कुछ लेना देना है क्या? एक बात और बोलता हूं, आप कभी किसी ऐसे फास्ट मूविंग चेन, मतलब जो हमारे ये फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट होते हैं, आप जब इनके वॉशरूम के अंदर जाएंगे तो उसके पीछे ना आपको एक पेज लटका हुआ मिलेगा। लड़कों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उस पेज पे ना मार्क लगे होते हैं कि भाई हाँ ये आज ये वाली सफाई हो गई, ये वाली सफाई हो गई, ये वाली सफाई हो गई। लड़कों के पास बहुत टाइम होता है, वो पढ़ लेते हैं उसको वहाँ पे बैठ के। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो प्लीज़ 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 प्लीज़, ध्यान से ज़रा सुनना बच्चों। क्या ऑडिटर को वो भी एक इंटरनल कंट्रोल है कि हाइजीन मेंटेन रहे? कम ऑन, यस और नो। वो भी एक इंटरनल कंट्रोल है कि क्लीनलीनेस मेंटेन रहे? कम ऑन, यस और नो। क्या ऑडिटर को वो भी इंटरनल कंट्रोल चेक करने का है? भाई मेरी बात सुनो, अपन किसका ऑडिट करने आए हैं? अपन ऑडिट करने आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल भी कौन से रेलेवेंट है? कम ऑन, इंटरनल कंट्रोल भी कौन से रेलेवेंट है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले। एक इंटरनल कंट्रोल इस बात पे है कि सारी की सारी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है कि नहीं मेरे लिए? कम ऑन, ये इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है। बच्चों समझ रहे हो आप लोग? तो हमेशा याद रखें, इंटरनल कंट्रोल एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑडिटर इज कंसर्न ओनली विद आईसी रिलेटेड टू, कम ऑन, ओनली विद आईसी रिलेटेड टू, जल्दी बोल दो, ओनली विद आईसी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बोल दो। आइए देन, अब आप बताएंगे बच्चों, अब आपकी जनरल नॉलेज का टेस्ट है। ऑडिटर डैश विल और विल नॉट गिव ओपिनियन ऑन आईसी, जल्दी बताइए। ऑडिटर विल और विल नॉट गिव ओपिनियन ऑन आईसी। पोल हो जाए, पोल हो जाए बच्चों, पोल हो जाए टेलीग्राम पे। आ जाओ, पोल कराता हूं। बताओ, विल और विल नॉट, पोल बना रहा हूं तुम्हारे लिए। ऑडिटर विल और विल नॉट गिव ओपिनियन ऑन आईसी। ऑडिटर विल और विल नॉट गिव ओपिनियन ऑन आईसी। मैंने जो है क्विज बना के सेंड कर दिया है आपके लिए टेलीग्राम पे। जाइए पोल करके आइए, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। और क्लास पोल्स का मुझे फीडबैक दीजिएगा, आप चाहते हैं क्लास में पोल्स हो या ना हो, प्लीज ये भी बताइएगा मुझे। रूपल 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 पूछ रहे सर व्हाट इज आईसी? इंटरनल कंट्रोल बेटा, इंटरनल कंट्रोल बेटा। हाँ जी, चलिए पोल कर दिया आपने, वोटिंग कर दी, देखें रिजल्ट, देखें रिजल्ट, देखें। आ जाओ रिजल्ट देखने चलते हैं बच्चों। क्या आप लोगों ने जो है वो रिजल्ट दिया है, मैं जरा देख लूं। लो भाई लो, ये रहा पोल टेलीग्राम पे। आ जा भाई, आ जा टेलीग्राम, आगे निकल के आ जा। ये लो जी, ये लो, देखते हैं। सो मैंने पूछा था कि भाई ऑडिटर विल और विल नॉट गिव ओपिनियन ऑन आईसी। ऑडिटर विल नॉट गिव ओपिनियन ऑन आईसी। लेसन नंबर 1। क्यों बेटा? तुम लोग ध्यान से सुनो, नलायको, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव एन ओपिनियन ऑन व्हाट?
जवाब चाहिए मुझे चैट में। टू गिव एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो। ऑडिटर विल नॉट गिव एन ओपिनियन ऑन आईसी। एक कंडीशन है और वो है इफ लॉ विल रिक्वायर द ऑडिटर टू गिव एन ओपिनियन ऑन आईसी। अगर कोई लॉ बोल देगा कि भाई ओपिनियन दो आईसी पे, तो ऑडिटर को देना पड़ेगा क्या ओपिनियन? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अगर ऑडिटर को बोल दे कि तुमने इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना है, तो ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना पड़ेगा। सो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, ऑडिटर विल नॉट गिव ओपिनियन ऑन, हाँ जी, ऑडिटर विल नॉट गिव ओपिनियन ऑन आईसी। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए, क्लैरिटी है? आ जाओ आ जाओ। एक और क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। ऑडिटर विल और विल नॉट पॉइंट आउट वीकनेस इन आईसी, और विल नॉट गिव सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट। ऑडिटर विल और विल नॉट गिव पॉइंट आउट वीकनेस इन आईसी, और सिंपली स्पीकिंग कैन ऑडिटर पॉइंट आउट वीकनेस इन आईसी? क्या ऑडिटर पॉइंट आउट करेगा वीकनेस इन आईसी? पोल बना रहा हूं, दोबारा से पोल बना रहा हूं, बताओ क्या ऑडिटर, आपने सिर्फ यस और नो बताना है, क्या ऑडिटर पॉइंट आउट कर सकता है वीकनेस इन आईसी? आईसी की वीकनेस को वो पॉइंट आउट कर सकता है, हाँ या ना? मैंने भेज दिया है बच्चों पोल आपके लिए, जल्दी से देखिए, कम ऑन। अरे आंसर भी आ गए, बहुत तेज हो रहे हैं। लीजिए बच्चों, लीजिए, तो आपको बता देते हैं कि भाई साहब ऑडिटर ये काम कर सकता है कि नहीं। तो ऑडिटर विल डेफिनेटली पॉइंट आउट वीकनेसेस इन आईसी। ऑडिटर को ऑडिट करते समय जो वीकनेसेस मिलेगी, वो वीकनेस ऑडिटर को बतानी है मैनेजमेंट को, और वो इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? लेकिन याद रखिए, ये इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं है, क्योंकि ऑडिटर ने पूरा इंटरनल कंट्रोल चेक ही नहीं किया भाई। कम ऑन, ये बच्चों इतना बेसिक पॉइंट है। सोचो, अगर किसी को ये ना पता हो, वो कैसे आगे ऑडिट में आगे बढ़ेगा बेटा? अब आप इंटरनल कंट्रोल के बारे में 3 बातें मुझे बता के खुश कर दीजिए। नंबर 1, इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। ऑडिटर विल नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन आईसी अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। And last but not the least, can auditor give improvement suggestions to management for improvement of IC? Yes. सर बस इतना सा ही रोल है इंटरनल कंट्रोल का ऑडिटर की जिंदगी में? नहीं भाई, बहुत बड़ा रोल है, अभी दिखाएंगे आपको। मैं कह तो रहा हूं, अगर आप साथ में, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप साथ में हो मेरे, अगली 2 क्लासेस तुम लोग छत फाड़ के बाहर निकल जाओगे, बोल दोगे आ गया ऑडिट। लेकिन जो बच्चा बीच में आता ना कभी कभी, आज मैं गेस्ट रोल निभाने आया हूं, मैं कुछ होता का सलमान खान हूं, मेरी तो शादी हो गई नहीं, मेरी वाली हर बार कोई और ले जाएगा, तो तुम्हें लड्डू समझ नहीं आएगा फिर। तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, हम फोड़ देंगे। आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करोगे, आप फूट जाओगे। ओके, डन? आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज। क्या इंटरनल कंट्रोल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास? क्या इंटरनल कंट्रोल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है? एक कनेक्शन इंटरनल कंट्रोल का याद करो, मैनेजमेंट से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखवाई थी, उसके अंदर बच्चों हमारे पास सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती थी कि मैनेजमेंट लिख के देगी कि भैया DIMIC विच इज रेलेवेंट फॉर PPFS सो दैट PPFS कैन बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बोल दीजिए पक्का। आ जाओ, अब बच्चों आपको दिखाते हैं हम लोग ऑडिट का फ्लो। आपने बहुत सारे रैपर्स का फ्लो देखा होगा, आज आप ऑडिट का फ्लो देखेंगे। आ जाओ बच्चों, ऑडिट का फ्लो आगे चलेगा कैसे? पहले बताओ, इंटरनल कंट्रोल सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है इतना सा, और हमने कितना समय लगाया है। कोशिश करो बच्चों, कीवर्ड्स को बार बार बोलते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। डन? ये व्हाइट बोर्ड किसने चला दिया? हमें नहीं चाहिए भाई व्हाइट बोर्ड। अरे हमें नहीं चाहिए व्हाइट बोर्ड, बंद करो इसको। चलो, हाँ जी, डन? आ जाओ जी प्लीज। तनु पूछ रही है सर ऑडिटर चेक तो करेगा ना आईसी? तनु जी, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे आधा घंटा लगेगा कि ऑडिटर आईसी को चेक करेगा कि नहीं करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तनु, लेकिन बेटा टाइम देना थोड़ा सा मुझे। अब जरा बच्चों 2-3 छोटे टॉपिक उठाते हैं। एक है बच्चों टेस्ट चेकिंग। सर ये टेस्ट चेकिंग क्या होता है? इसका दूसरा नाम है बच्चों सैम्पलिंग। पहले बताओ, जनरल लाइफ का एग्जाम्पल दूं? सबसे पहले जनरल लाइफ का एग्जाम्पल दूं, जल्दी बोलो।
जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आओ बच्चों आओ, जनरल लाइफ के एग्जांपल देने में तो मजा ही कुछ और आता है। ये लो बच्चों टेस्ट चेकिंग। हमारे पास दो प्यारे प्यारे बच्चे होने चाहिए। एक तो हमारे पास श्रीवास्तव जी आ गए, ये शुभम श्रीवास्तव, और एक हमारे पास आ गया ये प्रभात कुमार मिश्रा। बड़ा सिंसियर बच्चा है, होनहार बच्चा, देखो कैसे पढ़ने के मूड में बैठा हो, बताओ। ये देखो ये दो प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं आपको। तो मान लेते हैं ये दोनों बच्चे हमारे प्यारे प्यारे एकदम नौजवान बच्चे दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में बच्चे कॉलेज है गार्गी कॉलेज, ऑल गर्ल्स कॉलेज। एनीवन फ्रॉम गार्गी? और किसी की है गार्गी में तो वो भी बता दो भाई। एनीवेज पॉइंट मेरा क्या है, इधर देखो प्लीज, इधर देखो इधर देखो। तो एक दिन शुभम ने मिश्रा जी को बोला आओ गार्गी चलते हैं, तुम्हारी भाभी ढूंढेंगे। अच्छा एक बात बच्चों, ये सारे एग्जांपल में दे रहा हूँ, ऑफेंड तो नहीं हो जाओगे ना कोई? ऐसा तो नहीं होगा ऑफेंड होकर बैठ के बताओ क्या क्या बताता है मास्टर क्लास में। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे थोड़ा सा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। इधर देखो, तो एक दिन शुभम ने क्या नाम थे इनका, प्रभात को बोला प्रभात चल भाई तेरी भाभी ढूंढ के आते हैं, गार्गी चलते हैं। और गार्गी कॉलेज के पास दोनों खड़े हो गए, और गार्गी कॉलेज से एक सुंदर कन्या बाहर आती है, और उस सुंदर कन्या ने ऐसे एकदम मिडिल पार्टीशन करके दो चोटी बना रखी है, एक में रेड रिबन एक में ब्लू रिबन। उसके बाद उसने सूट सलवार पहन रखा है, नीचे नाइकी के शूज पहन रखे हैं उसने। गुत्थी की याद आ रही है कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? और तभी शुभम ने बोला प्रभात लगता है यहाँ की लड़कियां तो अच्छी नहीं है, कहीं और चलते हैं। प्लीज 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 बच्चों प्लीज, हियर इज द कॉन्सेप्ट। एक बच्चा कह रहा है क्लियर हो गया सर। अभी तो समझाया भी नहीं मैंने कुछ। अरे दोस्तों रुक जाओ। हाँ सैम्पलिंग बच्चों, सैम्पलिंग। ध्यान से देखो शुभम और प्रभात ने क्या किया। अच्छा लड़कियों प्लीज तुम ऑफेंड मत हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम भी बॉयज कॉलेज के बाहर जाके ऐसा कर सकते, लेकिन वहां सारे नालायक मिलेंगे, राइट? आओ इधर देखो प्लीज, इधर ध्यान से। तो क्या भाई देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज, बस डर लगता है मुझे एग्जाम्पल देते हुए, एक आधा ऑफेंड हो गया ना वो बनाएगा यूट्यूब पे एक्सपोज वीडियो, नीरज अरोड़ा एक्सपोज, देखिए कैसी बातें करता है ये बच्चों के साथ। प्लीज भाई बचा लेना जरा। हाँ जी, तो पॉइंट ये है कि अब आप ये सोचिए कि शुभम ने एक सुंदर कन्या को देखा और उसके बेसिस से पूरे कॉलेज का कंक्लूजन निकाल दिया। बताओ हाँ या ना? कम ऑन, यस और नो? दिस इज नोन एज टेस्ट चेकिंग, दिस इज नोन एज सैम्पलिंग, concluding about the population on the basis of samples, not the entire population. अब ऑडिट में कैसे काम करता है बच्चों? ऑडिट में कैसे काम करता है? आप मान लो Edu91 का ऑडिट करने आए, क्या आप सारे मेरे बिल्स चेक करोगे जितनी मैंने सेल करी हर बच्चे को? आंसर इज नो, क्योंकि सबका नेचर एक जैसा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? आप सैम्पलिंग बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शंस उठाओगे, उसको आप उस पे आप ऑडिट प्रोसेस लगाओगे, और फिर आप कंक्लूजन दोगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक लग रहा है। एंड दिस इज टेस्ट चेकिंग। और मॉडर्न ऑडिटिंग बच्चों होती ही टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे। आप Edu91 छोड़ो, आप सोचो ना रिलायंस रिटेल बेटा वो स्टोर नहीं खोलते हैं, वो शहर बनाते हैं। आप रिलायंस रिटेल में जाके देखो, ऐसे जहां तक नजर जा रही है वो सामान बेच रहे हैं भाई साहब। आप क्या उनकी सारी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज नो। गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन गाइस जल्दी बोलिए। तो वहां पे आप क्या लगाते हैं? सैम्पलिंग। और मॉडर्न ऑडिटिंग बच्चों सैम्पलिंग बेस्ड ही होता है। ऑडिटर सैंपल चूज करेगा, उन सैंपल पे ऑडिट प्रोसेस लगाएगा, और उसके बाद जो है वो पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकालेगा। तो व्हाट इज टेस्ट चेकिंग? वेरी सिंपल बच्चों, एप्लीकेशन किसकी? ऑडिट प्रोसीजर की, टू लेस देन 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन। अरे इनको तो हटा दूं मैं, प्रभात और शुभम को। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सैम्पलिंग। और ऑडिट की भाषा में बच्चों से क्या बोलते हैं? टेस्ट चेकिंग। और सैम्पलिंग कैसे होनी चाहिए? एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, एवरी आइटम मस्ट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ द पॉपुलेशन, अदरवाइज आपकी सैम्पलिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मन में क्वेश्चन आ रहा है सर सैंपल चूज कैसे करेंगे ये तो बताओ। मैं बेटा आपको क्या बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। सोचो आप मेरे पास आए हो, मेरा एक एम्पायर है, मैं उस एम्पायर में भी आपको टहला रहा हूँ अपने साथ। देखो बेटा यहाँ पे ना खाना बनता है, यहाँ देखो हम अपना, ये हमारा शयन कक्ष है, हम यहाँ पे आके रेस्ट करते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर मैं आपको हर रूम के अंदर ले जाकर डिटेल बताने वाला हूँ। अभी बेटा मैं आप लोगों को हवाई यात्रा करा रहा हूँ पूरे सब्जेक्ट की। सैम्पलिंग का एक डेडिकेटेड चैप्टर है बेटा हमारे पास अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट जो है वो सैम्पलिंग बेसिस पे होता है। इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस जल्दी बोलिए। टेस्ट चेकिंग, कहीं भी वर्ड आ जाएगा टेस्ट चेकिंग, दिमाग में रखेंगे टेस्ट चेकिंग। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये टेस्ट चेकिंग की वजह से ही क्या ऑडिट ओपिनियन गलत भी हो सकता है? यस। और एक और वर्ड दे रहा हूं, समझेंगे बाद में, इसी को सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं ऑडिट में, इसी को सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं ऑडिट में। अरे शुभम और प्रभात, वो जो मैडम बाहर आ रही थी ना, वो अपनी 2
प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनों को कॉलेज में छोड़ने गई थी, आपने गलत सैंपल उठा लिया। बात समझ आई? कम ऑन, यस और नो? तो याद रखें बच्चों, सैंपल के बेसिस पे कंक्लूजन गलत भी हो सकता है, इसी को सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। आगे करेंगे चर्चा, कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा हमेशा। व्हाट इज टेस्ट चेकिंग? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन। And sampling should be done in such a way that every item must have equal chance of selection, otherwise sample biased होगा। Is that clear? बोल दो। आ जाओ जी। देन एक छोटा सा बच्चों टॉपिक और है, जजमेंट। उसके बाद मैं आपको फ्लो पे ले चलूंगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, यहां तक रखेंगे आज की क्लास। ये बेसिक फ्लो है, चिंता मत कीजिए। और कल की क्लास में बच्चों जब आप आएंगे, आप ऑडिटर बन के जाएंगे, पक्की बात, ये साइन करके दे रहा हूं मैं आपको, पक्का ऑडिटर बन के जाएंगे कल की क्लास के बाद। इधर देखिए एवरीवन बच्चों, एवरीवन, जजमेंट। अब ये जजमेंट क्या है बच्चों? ये जजमेंट क्या है? इधर देखो, कभी आपने बचपन, पहले जनरल लाइफ का एग्जांपल दूं, पहले जनरल लाइफ का एग्जांपल दूं। कम ऑन, समझ गए फ्लो आप मेरा? पहले जनरल लाइफ में चलेंगे, जनरल लाइफ में बड़ा मजा आता है। इधर देखो बेटा, कभी आपके साथ बचपन में ऐसे हुआ कि आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करके मम्मी या पापा को या बड़े भाई को सुनाए हैं? जिसने किया है मैं आपको बताता हूं, एक सीन आपके साथ जरूर हुआ होगा। मम्मी ने क्वेश्चन याद करने के लिए दिए, आपने क्वेश्चन याद करे, मम्मी ने पहला क्वेश्चन पूछा, आपने बोला मम्मी बस यही वाला नहीं किया था मैंने। बता दो किसके साथ हुआ ऐसा? इसका बड़े वाला वर्जन, जो टॉपिक तुम छोड़ गए तो वही एग्जाम में आ जाता है। इसका ऑफिशियल वर्जन, अगर किसी की आर्टिकलशिप चल रही है, जरा कनेक्ट करना बच्चों। आपके बॉस ने आपको काम दिया, आप सारा काम करके ले गए, बॉस ने उस काम में से एक जगह पे अपनी फिंगर रखी, ये वाली एंट्री दिखा दे, वही गलत थी। कैसे? अब हो कैसे रहा है? आओ मैं बताता हूं बच्चों, इधर देखो, 3 बातें याद रखना, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल जजमेंट कैसे आती है बेटा? ट्रेनिंग से, नॉलेज से और एक्सपीरियंस से। आप सीए बनोगे, क्या आपकी ट्रेनिंग होगी कि नहीं? क्या आप सारे सब्जेक्ट्स की जबरदस्त नॉलेज ले रहे हो कि नहीं? फिर उसके बाद बच्चों ट्रेनिंग जब आप लेंगे, जॉब जब आप करेंगे, आर्टिकलशिप आप करेंगे, क्या आपका एक्सपीरियंस आएगा कि नहीं आएगा? कम ऑन, यस और नो? तो जब आप लोग अपने ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिलाकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, याद रखिएगा जजमेंट ये नहीं होती है कल बारिश होगी लगा ले 100 की। भाई कल बारिश होगी अगर आप कह रहे हो तो आपके पास उसका कोई बेस होना चाहिए, आपके पास उसको सपोर्ट करने वाले फैक्ट्स होने चाहिए, आपकी उस फील्ड में रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज। और कोई मौसम विभाग वाला व्यक्ति बोल दे कि कल बारिश होगी तो समझ आता है। एक सीए स्टूडेंट ऊपर देखे, कल पेपर नहीं होना चाहिए, बारिश हो जाए ना, मजा आ जाए, बाढ़ आ जाए। गेटिंग ए पॉइंट? कम ऑन। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे आगे करना क्या है। ध्यान से देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। इधर देखो, मैनेजमेंट बोल रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15%, तो आप आंख बंद करके मान जाओगे क्या? आप अपनी जजमेंट लोगे कि भाई ये सही है या नहीं है। और वो जजमेंट आप कैसे लोगे? क्या बेटा आप एक रूम में जाओगे, लाइटें बंद कर दोगे और भाई साहब एक शीशे वाला गोला होगा, उसके अंदर धुआं निकल रहा होगा और आप बोलोगे बताओ ये सही है कि नहीं? अरे नहीं, तुम क्या करोगे? तुम भाई अपनी ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस तुम देखोगे इंडस्ट्री में कितना होता है, पिछले साल इनका कितना था, ट्रेंड क्या चलता हुआ आ रहा है। कम ऑन, यस और नो? क्या इस साल कोई ऐसी स्पेशल घटना घटी है? फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया था तो उसकी वजह से इंपैक्ट आ सकता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे? बिल्कुल आ सकता है बेटा। आप समझ रहे हो? यू आर गोइंग टू अप्लाई योर ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन so that you can decide the further course of action in a particular given set of circumstances, and that is professional judgment। और ऑडिटिंग में पूरा ऑडिट प्रोफेशनल जजमेंट से भरा हुआ है हर जगह पे। इवन बच्चों याद करो, एक मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट परवेजिव है नहीं, दिस इज सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल जजमेंट। कम ऑन, यस और नो? अब आप ये देखो, हमने कल अडानी की रिपोर्ट देखी थी, उनके ऑडिटर के हिसाब से जो हिंडनबर्ग का केस चल रहा है जिसके पास अभी क्लैरिटी नहीं है, वो परवेजिव नहीं है। अगर वो परवेजिव होता तो अडानी की रिपोर्ट में क्वालिफाइड नहीं होता। बताओ क्या होता? डिस्क्लेमर होता बाबू, एडवर्स नहीं, डिस्क्लेमर, क्योंकि एविडेंस नहीं था ना। कनेक्ट कर पा रहे हो? बताओ, मजा आ रहा है ऑडिटिंग में? राइट? तो ये बातें बच्चों आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। अब मैंने नीचे एक बॉक्स में छोटा सा क्वेश्चन बना के दे रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन आपने अभी नहीं पढ़ना। देखो मैंने क्या लिखा है, स्टडी दिस पार्ट व्हाइल रिवाइजिंग चैप्टर 1 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस।
मैंने यहाँ पे क्यों डाल दिया, क्योंकि भाई प्रोफेशनल जजमेंट का टॉपिक यहाँ पे आना चाहिए था। आपको इसमें बस यही बताया गया है कि प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिट में कहाँ कहाँ यूज होती है, और जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे आप इस आंसर को देख के हंसोगे, क्योंकि कुछ नहीं बाकी चैप्टर्स के नाम लिखे हैं इसमें। तो यानी पूरे ऑडिट में भाई साहब प्रोफेशनल जजमेंट यूज होती है। डन, साथ में है। चलो जी चलो, तो ये हो गया बच्चों हमारा जजमेंट वाला टॉपिक भी कंप्लीट। और अब बच्चों हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क टू कंडक्ट एन ऑडिट। ये बच्चों पूरा, अब मैं आपको पूरा एक बार मैं आपको ड्रोन व्यू दे रहा हूं, ड्रोन व्यू ऊपर से पूरा ऑडिट। सबसे पहले होगा बच्चों एंगेजमेंट। आज है सगाई सुन लड़की के भाई, अरे वो वाली नहीं नलायको। एंगेजमेंट मतलब एग्रीमेंट टू परफॉर्म पर्टिकुलर असाइनमेंट। डन, तुम शुरू हो गए थे, रिंग सेरेमनी है ना। हिंदुस्तान एक अजीब है भाई साहब, हिंदुस्तान अजीब देश है। पहले रोका, फिर सगाई, फिर घर पे आती है लोगाई। बाहर एक ही बार में सब कुछ कर ले लें। एनीवेज, पॉइंट बच्चों, पॉइंट प्लीज। तो सबसे पहले होगी बच्चों एंगेजमेंट। एंगेजमेंट को आप ऐसे ही बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, लड़का हमें पसंद है। फिर बच्चों होती है प्लानिंग। बोलो बेटा फिर क्या होती है, जल्दी बताओ। प्लानिंग, ऑडिटर भाई साहब प्लानिंग शुरू करता है कि मैं करूंगा क्या क्या अब आके यहाँ पे। फिर एक नए, ये सारे नए वर्ड्स, फिर वो सेट करता है मटीरियलिटी। और फिर बच्चों ऑडिटर बन जाता है हनी सिंह और कहता है रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। सर क्या ये हमें याद होंगे? मैं कह रहा हूं ये याद नहीं होंगे, ये तुम्हारे खून में चलेंगे, गारंटी दे रहा हूं, खून में। लिटरली डॉक्टर जिस दिन चेकअप कर रहा होगा वो बोलेगा बी पॉजिटिव एंड ऑडिट पॉजिटिव। रेयर ब्लड ग्रुप बनेगा तुम्हारा, याद रखना। आ जाओ बच्चों, ध्यान से, जरा ध्यान से इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज। तो सबसे पहले होगी एंगेजमेंट, फिर हम करेंगे प्लानिंग, फिर हमारी होगी भाई मटीरियलिटी सेट। मटीरियलिटी सेट के बाद हम लोग करेंगे रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। उसके बाद रिस्क को देख के हम लोग बनाएंगे अपने रिस्पॉन्स। जैसा रिस्क होगा वैसा रिस्पॉन्स देंगे। ये सब समझाऊंगा बच्चों, ये पूरे चैप्टर्स हैं, पूरे चैप्टर्स हैं ये। और उसके बाद हम लोगों को मिलेगा ऑडिट एविडेंस। एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बेसिस पे ओपिनियन, और उस ओपिनियन को हम कहां पे लिख देंगे बेटा, रिपोर्ट में। और इन सारी चीजों की हम लोग क्या करते रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। एक बार बिना देखे बोलते हैं। सबसे पहले आज है सगाई टूनू, बोलो बेटा एंगेजमेंट। हो गए एंगेजमेंट, शुरू करो प्लानिंग, सेट कर लो मटीरियलिटी। अब क्या करेंगे, रैप। रैप के बाद रिस्क को क्या देंगे, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स से क्या मिलेगा, एविडेंस। एविडेंस के बेस पे कंक्लूजन। कंक्लूजन को लिख देंगे ओपिनियन की फॉर्म में और दे देंगे रिपोर्ट। और इन सारी बातों की क्या करते रहेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर ये आप कितनी बार रिपीट कराओगे, 100 बार। आप देखना जब तक चैप्टर 1 कंप्लीट होगा हम मिनिमम 100 बार रिपीट कर चुके होंगे। आओ एक बार और शुरू करते हैं। अच्छा कोई तो नालायक होगा जो इसके ना काउंट कर रहा होगा, हाँ 2 बार हो गया, 2 बार हो गया, देखता हूँ 100 बार कराते हो कि नहीं कराते, फिर बताऊंगा, फिर देखूंगा इसको एक्सपोज वीडियो। देख लेना तुम 100 से ज्यादा ही होगा। इधर देखो, नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले क्या किया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या किया था बेटा हम लोगों ने, सगाई यानी कि एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के बाद क्या करनी शुरू कर दी थी, प्लानिंग। फिर क्या सेट कर ली थी, मटीरियलिटी। फिर उसके बाद क्या किया था, रैप। रैप से रिस्क मिले, रिस्क को क्या दिया, रिस्पॉन्स। अब मिल गया एविडेंस, इसको ऐसे याद रखना, एविडेंस। एविडेंस के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बेसिस पे बनाया ओपिनियन। ओपिनियन कहां लिख दिया, रिपोर्ट में। और सारी चीजों की क्या कर दी बेटा, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इजी इजी इजी। अब बच्चों हमने करना क्या, हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे हम रैप को और रिस्पॉन्सेस का ओवरव्यू ले लेंगे। रैप का और रिस्पॉन्सेस का ओवरव्यू ले लेंगे। और फिर बच्चों एक आएगा एकदम बढ़िया टॉपिक, असर्शन। और ये असर्शन होती है, असर्शन नहीं होती है, असर्शन नहीं है, ये असर्शन है। ओके अच्छा, तो असर्शंस पढ़ेंगे। असर्शंस पढ़ने के बाद बच्चों हमारा चैप्टर 1 का जो बेस है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग आईसीआई का चैप्टर 1 उठाएंगे। सर आप बहुत मजाक कर रहे हो सर, अभी तक आईसीआई का चैप्टर 1 शुरू ही नहीं हुआ। बेटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना उससे आप जो भी आपने अभी तक मेरे साथ पढ़ा है, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं बच्चों, आप कहीं चले जाओ ऑडिटिंग की दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आपको यही सुनने को मिलेगा। और आप बात कर पाओगे किसी भी व्यक्ति से बैठ के ऑडिटिंग के टर्म्स में, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। राइट, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले आने वाली 2-3 क्लासेस तक उस आपको बिल्कुल सेट कर देगा। और उसके बाद आप देखिएगा हर चैप्टर मक्खन की तरह होना शुरू हो जाएगा। ओके बोलिए, चलिए जी। तो आज की कक्षा को बच्चों हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा से रहेगी, लाइव क्लास में डेली आओगे क्या, जल्दी बोलो,
प्लीज आओ बच्चों, प्लीज आओ। लाइव क्लास में जो फन है ना, जो कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है, वो कहीं नहीं है। और एक बात बच्चों, जरा फीडबैक मुझे दे देना। एक बार रुक जाओ, मैं इसको अलग से भी रिकॉर्ड कर लूं। एक फीडबैक मुझे आप लोगों से चाहिए, ऑनेस्ट फीडबैक देना। फेस टू फेस से ज्यादा मजा आता है कि नहीं आता है, बताओ। सच्चे सच्चे एकदम बताओ, सच्चे सच्चे। सबकी चैट आ रही है। जिसको नहीं आता भाई ना लिख दे, कोई ऐसे प्रेशर ना ले। मैं कौन सा जूम से बाहर निकल जाऊंगा, तुम्हारा गला पकड़ लूंगा। मेरा सिंपल सा बच्चों आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है भाई, फेस टू फेस क्लासेस में ना आप सबने जाके देख लिया होगा या जाके देख लीजिएगा। टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। और बाई चांस वहां पे वो टीचर की पढ़ाई हुई बात आपको समझ नहीं आई तो पैसा भी गया। बोल दो हाँ के ना। चलो वो रिस्क तो यहां पे भी है, बाई चांस मेरी बातें समझ नहीं आई तो पैसा तो गया, लेकिन फिर भी आपकी टाइम और एनर्जी बच रही हो। सोचो घर के कंफर्ट से ज्यादा कंफर्ट और कहां है बेटा। आप अपने घर में आराम से प्यार से बैठे हुए हैं और भाई साहब फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हैं और एक कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं आ रही तो बताओ। ये देखो, ये हमारे बालक है सारे, ये दिख रहे हैं सारे बालक, बताओ इतने प्यारे प्यारे राज दुलारे बालक यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी तो कईयों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी है। बैच में आपको सबके नाम याद होने शुरू हो जाएंगे। 2-4 नालायकों के चिंता मत करो, जिनकी रोस्टिंग हुआ करेगी। जैसे आज प्रभात और शुभम गए थे गार्गी कॉलेज, वैसे हम बाकी सबको ले जाएंगे घुमाने फिराने। डन। तो एक बच्चों मैं आपको और सच बताऊं, अच्छा अब एक बात और बता दो, एक बात सच्ची सच्ची और बता दो। आपने इससे पहले ऑडिट की क्लासेस कहीं पे ली हुई थी? अगर मुझसे ली हुई थी तो मुझे पता है, अगर कहीं और ले रखी थी तो बताओ हाँ या ना। अभी मिक्स आ रहा है। अभी देखना एक बैच हमारा पता कब बनेगा, फरवरी में। और उसमें आप देखना बच्चों क्या होता है। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, मैं आपको खुल के बता रहा हूं। मैं फेमस ही ऐसे हुआ, मेरे पास बच्चा ही वो आता है घूम फिर के। पहले हर जगह पे भाई साहब वो पूरा अपना क्लासेस ले लेता है, फिर उसका ऑडिट का पेपर रुकता है, फिर वो देखता है कहाँ जाए, फिर वो आ जाता है हमारे पास। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे पास पढ़ रहे हो तो पास ही होंगे, पास तो अब अपनी वजह से ही होंगे। हाँ, टीचर का रोल रहेगा, टीचर आपको समझाएगा, टीचर अपनी जान लगा देगा, टीचर जो है भाई वो पूरी मेहनत करेगा, लेकिन अल्टीमेट रोल बच्चों आपका याद रखना। लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल सी ना मैट्रिक्स बताता हूं, मैंने ये मैट्रिक्स बच्चों बहुत बार बैठ के सोची। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, द टीचर स्टूडेंट मैट्रिक्स, द टीचर स्टूडेंट मैट्रिक्स। इसको याद रखना बच्चों। टीचर स्टूडेंट, टीचर हार्डवर्किंग, स्टूडेंट हार्डवर्किंग, टीचर नलायक, स्टूडेंट नलायक। इस जोन में आना है हमने। हम दोनों ही जब हार्डवर्किंग होंगे, मुझे बताओ कोई भी आपको अच्छे नंबर लाने से रोक सकता है क्या? नहीं। टीचर हार्डवर्किंग है और स्टूडेंट नलायक है बच्चों, एक ही रिजल्ट है, फेल। बस बात खत्म। सुनने में बुरा लग रहा हो चाहे कुछ भी लग रहा हो, भाई टीचर जितना मर्जी हार्डवर्किंग हो, स्टूडेंट अगर नलायक है तो फेल ही होना है। अच्छा इधर आ जाओ कि भाई सब टीचर नलायक है, स्टूडेंट हार्डवर्किंग है, पास हो सकता है मामला, पास हो सकता है। और भाई साहब राम मिलाई जोड़ी, गेटिंग अ पॉइंट, कम ऑन। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, मैं आपको पुश करता रहूंगा कि आप इस कैटेगरी में आ जाएं। और मैं अपने आप को खुद बहुत पुश करता हूं बच्चों। आपको मेरी तरफ से जहां भी कमी दिखे मुझे टोक देना कि मास्टर ये कमी है तेरे अंदर। मुझे पिछली बार वाले बच्चों ने फीडबैक दिया था बुक को लेके, और इस बार वाली बुक देखना जब तुम्हारे पास पहुंचेगी ना, याद करने वाला तुम लोग मुझे, पक्की बात। मुझे फीडबैक दो, मैं सुधारूंगा अपने आप को भाई साहब, बहुत मेहनत करूंगा, मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं। क्या आप इतनी मेहनत करने को तैयार हैं? ये बताओ। आप अगर इस जोन में हो, क्या आप इस जोन में आने को तैयार हो? मैं तो इस जोन में बैठा ही हूं भाई साहब। पास होंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, गुड मार्क्स लेके आएंगे, बात खत्म। इतनी सिंपल सी बात है बच्चों। सही डायरेक्शन मिलेगी, सही डायरेक्शन में आप सही मेहनत करेंगे, पास हो जाएंगे। डन? बोलिए। चलिए, तो अब बच्चों आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, जो बच्चे जल्दी से बता दूं, जो बच्चे एसएम का बैच पूछ रहे हैं, 11 दिसंबर को सुबह 8-8:30 बजे का बैच है। आप लोग ज्वाइन इन कर सकते हैं, अभी तक नहीं किया है। और अगर आपने कहीं और कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मैं फिर भी 2-3-4 क्लास का एक्सेस दे दूंगा ताकि आप लोग हमारे साथ अटेंड कर पाएं। थोड़ा सा जला तो दूंगा ना तुमको, देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आ जाइएगा। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ भाई, कभी मैसेज या कॉल आपको करा नहीं है, अननेसेसरी नहीं करा है। अगर आपका नंबर हमारे पास है तो ज़रूर हम लोग जो है आपको व्हाट्सएप डाल देते हैं या ईमेल कर देते हैं, लेकिन कभी ऐसे कॉल नहीं आएगा कि हमारे पास से क्लास ले लो, राइट? तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं ऑडिट और एसएम के बारे में। और साथ में नितिन गुरु सर का भी एफएम का बैच शुरू हो रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो। नितिन गुरु सर का एफएम का बैच शुरू हो रहा है बच्चों 27 तारीख से, तो आप लोग उसमें भी एनरोल ज़रूर कर सकते हैं। एंड नितिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपने सुना ही होगा, नितिन सर के बहुत सारी तारीफें आपको मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया। और मैं आपको एक सिंपल सी बात और बता दूं, आज दिल की बात हो ही रही है तो
आपको लगता है ना टीचर बहुत पैसा कमाते हैं, मैं आज आपको बच्चों यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो मैंने आपसे 6,000 रुपये की फीस ली है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ताकि सबको पता चल जाए। 6,000 रुपये की फीस ली है। पहली बात बच्चों, इसमें 6,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 18 यानी कि भाई साहब 915 रुपये का तो जीएसटी निकाल दो। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? कम ऑन, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 5085 बच गए। अब आप बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सही निकाला ना मैंने जीएसटी? सही निकाला ना? एक बार चेक कर लेना। अब आप मुझे बस एक बात बताओ बेटा कि इसमें से आपको क्या लगता है कितने % एक्सपेंसेस होते होंगे? बुक के, एडमिन के, वेबसाइट चलती है, ये सारी चीज़ें चलती है, कितने % एक्सपेंसेस होते होंगे मुझे बताओ? अगर आप 50% भी एक्सपेंस लगा लेते हो ना, 5085 इंटू 50% यानी कि 2542 रुपये तो भाई साहब इसमें से खर्चे के हो गए, सारा रायता फैलाने के लिए। ठीक है, अब 5085 माइनस 2542, 5085 माइनस 2542 ये कितना हो गया? जल्दी बताना जरा। 5085 माइनस 2542, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2543 आ गया, 2543 आ गया। ठीक है, हाँ 50% तो माइनस किया था मैंने नलायक को। हाँ 2543 आ गया। अब जरा मेरी बात को जरा ध्यान सुनो बच्चों। अब इस 2543 पे पहले मोदी जी आएंगे, 35% का इनकम टैक्स। सरचार्ज भी नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, बताओ मुझे? सरचार्ज, एजुकेशन सेस, ये सेस, सब सेस, लो भाई लो। 2543 इंटू 35% ये हो गया जी कितना? 890 रुपीज़। चेक करते रहना बच्चों, मेरी मैथ्स वीक है। 1652 रुपये बच गए। जरा ध्यान से देखो, मोदी जी ज़्यादा पैसे ले जा रहे हैं मुझसे, तो मुझे लग रहा है। बता दो। यानी पर स्टूडेंट हमें 6,000 में से यही आने वाला है हमारे पास। अब करो इसको मल्टीप्लाई, रोज तुम मल्टीप्लाई करते रहते हो ना बैठ के, ये इतनी फीस, इतनी फीस। नालायक, दुष्ट, पापी। ओके चलो, तो भाई मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है, मतलब ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे मत नजर मत लगाया करो तुम। ठीक है चलो, ओके बच्चों, सलाविया पक्की है, सलाविया पक्की है, सलाविया पक्की है, गारंटी है। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे आपसे, रिवीजन मैं कल ही करा दूंगा इस वाले पार्ट की भी। बाय।